एक वापस रिकैप दूंगा एक 5 to 10 मिनट्स का, ठीक है, जो आज अपने को लगने वाला है। तो ऑनलाइन में क्विक इसका आपको चाहिए तो नोट्स बना दो, ये वाला जो पार्ट है उसका नोट्स बना दो। मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस का क्विक रिवीजन दूंगा जो आज वैसे सबको काम में आने वाला है, ठीक है। तो पाइथागोरस क्या होता है, इसकी लेंथ a, इसकी लेंथ b, तो ये लेंथ क्या होती है, अंडर रूट ऑफ क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है जो बचपन से पढ़ते हैं। उसके साथ हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो दोनों चीजें, ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस दोनों चीजें वैलिड होती है राइट एंगल ट्रायंगल के, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, दिमाग में रखो। अब ये हाइपोटेन्यूज है l, ये एंगल थीटा है, याद करो ये कितना था, l sin थीटा और ये l cos थीटा। तो ये l sin थीटा है और ये l cos थीटा है, ठीक है। यहां पे आप देखोगे तो sin थीटा कितना होगा, और ये sin थीटा होगा, किसी बोला सर ये ऐसा क्यों, तो ये अपने पता नहीं अपोजिट लेंथ होती है, ये क्या होती है, एडजेसेंट लेंथ। देखो अपने को डायरेक्टली याद रखना है, ये अभी पूरा का पूरा 2 साल जब तक आप साइंस पढ़ोगे तो याद रखना ही है, 2 साल में पूरा काम आ जाएगा, ठीक है। बट क्यों, तो आपको सबको रीजन पता होना चाहिए कि भाई sin थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हिच इज कितना l, तो अपोजिट की लेंथ कितनी होगी, फिर l को यहां पे लेके जाए तो l इनटू sin थीटा, ये मैंने बताया था। तो l sin थीटा l cos थीटा, तो इसलिए सिमिलरली cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन l, तो l cos थीटा, ठीक है। अब ये होने के बाद हम इन दोनों को यूज करके बड़े-बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। बड़े-बड़े क्वेश्चन मतलब कौन से, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस लगते हैं और वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या था, हाँ वेक्टर एडिशन, ये टॉपिक का नाम था। बट मैं क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करता था मैं आपको वो चीज बताता हूँ, ठीक है। वेक्टर एडिशन टॉपिक का नाम था, तो वेक्टर एडिशन क्या है पहले मैं क्विकली बताता हूँ। वेक्टर एडिशन का मतलब है जो वेक्टर्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वेक्टर्स का मतलब एरो होता है और एरो दिखता है ऐसे। तो जो बचपन में आपको होता है, कोई एक सपोज ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे ये बॉटल है, अब इस बॉटल के ऊपर यहाँ पे फोर्स लगा है, तो अपन बोलेंगे इसको F1 फोर्स, ठीक है। किसी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया F2, तो अपन सीधा F1 F2 बचपन में लिखते थे डायरेक्ट लेटर्स ना। बट अभी हम लोग वेक्टर्स प्रॉपर्ली पढ़ रहे हैं, तो ये F1 वेक्टर होगा और ये F2 क्या होगा, वेक्टर। ये वेक्टर का सिंबल है। अब ये 2 फोर्सेस इस बॉटल के ऊपर लगाए और बोला कि भाई बॉटल कहां पे जाएगी, तो ये कहां पे जाएगी पता है, ये जो 2 वेक्टर्स है जो यहां पे दिख रहे हैं आपको, इन वेक्टर्स को क्या करेंगे अपन, ऐड। इन वेक्टर्स को ऐड करेंगे मतलब क्या करेंगे, जैसे F1 वेक्टर प्लस क्या F2 वेक्टर गिव्स मी नेट फोर्स, नेट फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स। तो आपको ये बॉटल कहां पे जाएगी, जहां पे वो रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स कहां पे होगा, कहीं तो बीच में होगा। अपने को पता है ना, हम लॉजिकली बचपन में लॉजिक लगा के क्या बोलते थे, भाई किसी ने इसको इधर से खींचा, किसी ने इधर से खींचा है, तो अपने को पता है कहीं तो बीच में जाने वाला है, बट बीच में कहां पे, वो ढूंढना जो होता है, वो उसके लिए अपने को क्या लगता है, वेक्टर एडिशन। मतलब वेक्टर मतलब एरोस का एडिशन। वेक्टर क्या होता है, बेसिकली एरो होता है, तो एरो को कैसे ऐड करना, ठीक है। तो आपको पता है वेक्टर एडिशन को किस तरीके से किया जाता है। तो वेक्टर एडिशन के मैंने 2 रूल बताए थे, कौन से वेक्टर एडिशन 2 तरीके था, क्या ट्रायंगल लॉ एंड पैराग्राम लॉ। तो ट्रायंगल लॉ था एंड पैराग्राम लॉ था, सबको पता है ट्रायंगल एंड पैराग्राम ऐसा करके था, ठीक है। अगेन जो लोग ऑनलाइन में नए आज फर्स्ट लेक्चर में बैठे, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, ये रिवीजन से आपको उतना समझ में नहीं आएगा, तो आपका आज का लेक्चर थोड़ा सा बाउंस जाने वाला है, ठीक है। तो मतलब उसके ऊपर जज मत करो कि आपको समझ में, कुछ लोग बोलेंगे अरे सर लेक्चर ही समझ में नहीं आया। आपका फर्स्ट लेक्चर नहीं, क्योंकि बैच स्टार्ट हो गई थी लास्ट वीक, ठीक है। तो उन लोगों के लिए बेसिकली आज मैंने इसे 2 बजे बुलाया था 2:30, तो आधे घंटे में आपको थोड़ा सा मैं रिकैप दूं। तो कुछ लोग जो ऑनलाइन थे वो लोग रिकैप नहीं सुन पाए, ठीक है। तो बस एक चीज बता के रख रहा हूं मैं आपको, ये रिकैप चल रहा है, ठीक है। तो ये वेक्टर एडिशन में ट्रायंगल लॉ एंड पैराग्राम लॉ 2 लॉ थे। अब क्या होता है, अपन ना वेक्टर्स को अलग अलग नाम देते हैं। देखो अपन आज के लेक्चर में तो एक F1 F2 वगैरह कब बोलेंगे, बाद में 2 महीने के बाद। अभी के लिए हम लोग सब सारे वेक्टर्स को आइदर बोलेंगे A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, A B C अच्छा रहता है, ठीक है, इजी होता है। तो A वेक्टर B वेक्टर ऐसा करके नाम देंगे। ये वेक्टर का इसको हम लोग क्या बोलते थे, टेल ऑफ द वेक्टर, इसको हेड, इसको टेल, इसको हेड, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखना, जब भी वेक्टर्स के टेल सेम दिख रहे हैं ना यहाँ पे, उन वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते थे, कॉनकरेंट वेक्टर्स।
कॉनकरेंट वेक्टर्स। तो ये कॉनकरेंट वेक्टर्स है जिनके टेल क्या है, सेम। बट ये ट्रायंगल लॉ है ना, अब ध्यान में रखना ट्रायंगल लॉ क्या होता है, कैसे होता है वो आप समझो। ट्रायंगल लॉ को हम बोलते हैं टेल हेड कॉन्फिगरेशन। क्यों नहीं, टेल का हेड था ना, तो टेल हेड। और पैरेललोग्राम लॉ को क्या बोलते थे हम लोग, कॉनकरेंट कॉन्फिगरेशन। और ट्रायंगल लॉ होता था कैसे, सिंपल, F1 वेक्टर F2 वेक्टर, ठीक है। मैंने बोला एक F1 फोर्स है, सपोज मैंने बोला 8 न्यूटन का, और F2 फोर्स है 10 न्यूटन का। और किसी ने बोला जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितने न्यूटन का होगा, ये क्वेश्चन है सपोज। तो क्या करने का पता है, ये कॉनकरेंट है ना, रूल बनाओ कि F2 इधर है वेक्टर, और एक एरो ऐसा है, तो इस एरो को कहीं पे भी घुमाऊं मैं पैरेलली, एरो चेंज नहीं होगा। मतलब एक ऐसा एरो इधर है, इसको मैं ऐसे करके इधर घुमाऊं, एरो चेंज नहीं होगा। अब किसी ने ऐसा ऐसा घुमा के लेके आया तो चेंज होगा। तो मैं क्या करता हूं, F2 को ऐसे घुमा के लेके आऊंगा, और देखो कहां पे रखूंगा, जैसे F2 को यहां पे लेके आऊंगा घुमा के ऐसे, क्या चेंज हुआ F2, इधर का इधर ड्रॉ किया, ठीक है ना। इसका लेंथ 10, इसका भी कितना होगा 10। अब मुझे बताओ, अब जो मैंने डायग्राम बनाया इसमें आप देखोगे इन दोनों का ऐड कर रहे हैं, इन दोनों का ये टेल है, हेड है, टेल है, हेड, TH हो गया ना। अब मुझे तो क्या इसमें ट्रायंगल बन सकता है, यस। क्या करेंगे, पहले का टेल दूसरे का हेड को क्या करेंगे, करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आया? तो आपको पता है ये ब्लॉक जाएगा कहां पे, इसके तरफ ऐसे जाएगा। तो फिजिक्स में जब क्वेश्चंस आएंगे तो ध्यान में रखना, किसी ने इधर से खींचा, किसी ने इधर से खींचा, तो कहां पे जाएगा, तो बीच में इधर जाएगा। लेकिन वो बीच का वेक्टर ड्रॉ करने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ी, ट्रायंगल लॉ। देखो ट्रायंगल बना ना, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल लॉ। कभी-कभी ट्रायंगल लॉ बोलेंगे, कभी-कभी क्या बोलेंगे, टेल हेड कॉन्फिगरेशन, टेल हेड कॉन्फिगरेशन। और दो सारे वेक्टर्स का टेल सपोज सेम है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कॉनकरेंट वेक्टर्स। ये सब टर्म्स याद है सबको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है अपने को ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस से। तो कैसे करते थे, ठीक है। अभी के लिए मैं अभी F1 F2 नहीं AB यूज करता हूं, ठीक है। तो मेरा सपोज A वेक्टर था, B वेक्टर था, किसी ने बोला सर A वेक्टर है, ये मेरा B वेक्टर है, इस A वेक्टर की लेंथ थी 3, B वेक्टर की लेंथ थी 5, ठीक है, 6 कर लेते हैं। 3 थी और 6 थी, और एंगल उसके अंदर 60 डिग्री था, चलो 6√2 थी, एंगल 45 डिग्री था। अब मुझे बताओ क्या करोगे इसमें। हाँ, अब ये जो 3 होता है उसको कैसे लिखते थे हम लोग, A वेक्टर का क्या लेंथ, क्या 3 होता है, मैग्नीट्यूड। इसके लिए अपन सिंपल क्या यूज करते थे, मॉड। तो मॉड ऑफ A वेक्टर कितना था 3, इसमें मॉड ऑफ B वेक्टर कितना है, मॉड ऑफ B वेक्टर 6√2। तो बोला है कि भाई मॉड ऑफ कितना, क्या पूछा है। अब रिजल्टेंट वेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, क्या था वो, A प्लस B। तो A प्लस B करने के लिए क्या करेंगे, पहले B को क्या करेंगे, शिफ्ट। तो पहले B को ऐसे शिफ्ट करेंगे, लेंथ कितना है इसका 6√2। फिर यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, रिजल्टेंट। ये तो अपन ने भी समझ में आ गया ना आपको। तो पहले क्या ड्रॉ किया अपन ने, ये क्या हो गया, ट्रायंगल, टेल हेड। फिर रिजल्ट का लेंथ निकालने के लिए क्या करते थे, कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ से एक ऐसा, यहाँ से एक ऐसा, फिर ये 45 डिग्री, पता है ना, ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी एंगल कितना होगा 45 डिग्री। फिर हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी, क्या, L sin थीटा, L cos थीटा, पता है ना। ये ट्रायंगल एकदम दिमाग में रखने का, ये L होगा, ये थीटा होगा, तो ये क्या होगा, L sin थीटा, L cos थीटा। तो ये ट्रायंगल में देखो ना, ये 6√2 है 45, तो ये क्या हो जाएगा, 6√2 क्या, sin 45 एंड 6√2 cos 45। देखो जो फर्स्ट टाइमर्स है यहाँ पे नहीं, ऑनलाइन में उनको थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा होगा फटाफट, क्योंकि 2 लेक्चर का कंटेंट है। मतलब इन्हें आई थिंक 3 घंटा लगा था मुझे इसको पढ़ाने के, 3, 3.5, 4 घंटा नहीं, 4 घंटा रिवीजन वगैरह सब कुछ पकड़ के। तो 4 घंटे का कंटेंट मैं आपको 15 मिनट में बता रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम होगा ही, ठीक है। तो ऐसा समझ में आया, तो आपका मैथ्स वीक है वगैरह, फास्ट जा रही है इसीलिए वीक है, ठीक है। 6√2 sin 45, 6√2 sin 45 कितना होता है 1/√2, तो कितना हुआ 6, किसी के साथ cos 45 6, तो ये 6 से 3 है, तो इसकी लेंथ कितनी हुई 9। तो अपन ने क्या लगाया, अभी देखो, अभी क्या लगाया, पाइथागोरस ना। तो बड़े वाले ट्रायंगल में क्या लगाया, पाइथागोरस।
इधर वाले में क्या लगाया ट्रिग्नोमेट्री, और अपना सॉल्व अपन ने इसको सॉल्व कर दिया। इसका आंसर कितना है? अंडर रूट ऑफ कितना 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो जो भी है। और किसने बोला ये एंगल अल्फा कितना है? तो व्हाट इज tan अल्फा इस केस में? पता है tan b, tan अल्फा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कितना 6 अपॉन 9, 2 अपॉन 3 हो गया। ठीक है, अब सबको समझ में आया, एक क्विक रिवीजन हो गया। ठीक है, ये रिवीजन होने के बाद अपन ने बोला था कि कोई भी यही क्वेश्चन किससे सॉल्व कर सकते हैं अपन? फॉर्मूला से। मुझे बताओ, आपको मैंने ऐसे ऐसे दिमाग में फॉर्मूला डायरेक्टली डिराइव करने बोल दिया, आएगा क्या? फॉर्मूला मतलब क्या होता है? देखो फॉर्मूला ये होता है कि एक्चुअल में एंगल दिया नहीं रहेगा, ए वेक्टर की लेंथ ए दिएगी, बी की बी, तो ए और बी और थीटा की वैल्यू डाल के आप आंसर निकाल सकते हो। क्या था फॉर्मूला? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या था? क्या था रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड? कितना होता है? अंडर रूट ऑफ क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो एकदम सिंपल है, इनटू क्या करने का? ये था फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। खास करके जितने भी लोग सीईटी के लिए प्रिपेयर करेंगे, नीट के लोअर लेवल के लिए, तो फॉर्मूला याद रखना है। जेई में जेई एडवांस में भी कुछ कुछ जगह पे लगता है, पर मैक्सिमम जगह पे दिमाग लगता है। ठीक है, तो ये मॉड आर हो गया। और tan अल्फा कितना था? b sin theta upon a plus b sin थीटा अपॉन क्या? a प्लस b cos थीटा। ये दोनों फॉर्मूला थे। और किसने बोला कैसे आए? फटाफट डिराइव कर सकते हो दिमाग में? दिमाग में कैसे डिराइव करेंगे? b को क्या करेंगे पहले? शिफ्ट। तो पहले सिंपल, a और b, इन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं अपन? कौन सा वेक्टर? कॉनकरेंट। तो ये तो कॉनकरेंट वेक्टर्स था। फिर b को क्या करेंगे? शिफ्ट। तो पहले b को शिफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद रिजल्टेंट को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे। कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। उसके बाद ये थीटा, तो ये भी कितना? थीटा। फिर ये b थीटा, तो ये कितना? b sin थीटा। तो b sin थीटा, b cos थीटा, फिर ये पूरा लेंथ a प्लस b क्या हो गया? cos थीटा का स्क्वायर, b sin थीटा का स्क्वायर का अंडर रूट। आपको जो भी लोग आप में से आईआईटी के लिए टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, ये जो फॉर्मूला लिखते हो ना, तो ये डायरेक्ट लिखने के पहले जितना टाइम आपको फॉर्मूला रिकॉल करने में जाएगा, इसके उसमें आपने पूरा पूरा डेरिवेशन भी होना चाहिए आपका दिमाग में। मतलब क्या डेरिवेशन? a प्लस b cos थीटा का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos थीटा प्लस 2ab करके b स्क्वायर फिर कॉमन निकाल के जो भी अपन ने किया था, राइट? वो पूरा पूरा डेरिवेशन आपके डायरेक्टली दिमाग में होना चाहिए। उतना स्पीड होना चाहिए, उतना रिकलेक्शन होना चाहिए। डे वन पे नहीं, ऐसा धीरे धीरे। ठीक है, जस्ट बता के रखा। और जो लोग बाकी जेई में नीट सीईटी के लिए वो प्रैक्टिस करते रहो। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ एडवांस एंड देखो, ये सीईटी होगी तो ये जेई मेन है, तो जेई मेन एंड जेई एडवांस में उतना फर्क है, डबल फर्क है। जितना सीईटी से जेई मेन का है उससे डबल जंप जेई मेन से जेई एडवांस के लिए। ठीक है, चीज दिमाग में रखो। चलो, तो याद रहेगा ये सब। आज से अभी अपना जो स्टार्ट करना है, मतलब अभी का, ठीक है। तो मैं एक लॉ लिखता हूं अभी, 1 मिनट। ये एडिटर के लिए बोल रहा हूं मैं, जो भी मेरा वीडियो एडिट करेगा, यहाँ इधर तक का वीडियो हटा देना, ठीक है। यहाँ से नया लेक्चर। अभी एक चीज समझो कि अभी जो लॉ है, ठीक है, एक तीसरा लॉ मैंने बोला था वेक्टर एडिशन में, कौन सा? पॉलीगॉन लॉ। आपको पता है पॉलीगॉन लॉ क्या होता है? और पॉलीगॉन लॉ मैं यहाँ पे जस्ट लिख पॉलीगॉन लॉ। और पॉलीगॉन लॉ क्या होता है कि इफ एडिंग मोर देन 2 वेक्टर, जरूरी थोड़ी है कि बॉटल के ऊपर 2 ही फोर्स लगेंगे। कितने फोर्स लग सकते हैं? 3 4 5 6, कितने भी ना, इनफाइनाइट। मैंने 3 फोर्सेस लगाए या मैंने 4 फोर्सेस लगाए, तो क्या मतलब? ऐसा पकड़ लो कि यहाँ पे ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, सी वेक्टर, चलो कितने लगाए मैंने यहाँ पे? 3। और मैंने बोला अब मुझे क्या चाहिए? ए वेक्टर प्लस ए प्लस बी प्लस सी। पहले तो मुझे बता, तीनों जो मैंने ड्रॉ किए वो क्या है? सबका क्या सेम है? टेल सेम, मतलब कॉन्करेंट है। तो a प्लस बी प्लस सी मिलके मुझे क्या मिलेगा? रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर। ठीक है, ड्रॉ तो मैंने कॉन्करेंट किया है,
ध्यान में रखना, ड्रॉ कॉन्करेंट क्यों करते, क्योंकि फिजिक्स में कॉन्करेंट ही ड्रॉ करके आएगा, और एंगल दिखाने के लिए भी क्या लगता है, कॉन्करेंट। दोनों के वजह से कॉन्करेंट में ड्रॉ करूंगा पहले। तो मैंने ए बी और सी को ऐसे कॉन्करेंट ड्रॉ किया, बोला कि भाई रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करके दिखाओ। कैसे ड्रॉ करेंगे? अब ध्यान में रखना, कभी भी ड्रॉ करने के लिए हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं, ट्रायंगल लॉ की ना। मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, टेल हेड टेल हेड, ये था टेल हेड टेल हेड, तो यहाँ पे भी टेल हेड टेल हेड लेंगे। चाहिए तो मैं अलग से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, मैं ए को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, फिर बी को शिफ्ट करूंगा पैरेलली, फिर सी को शिफ्ट करूंगा। समझ आया? तो ये ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी क्या हुआ, टेल हेड टेल हेड टेल हेड। पहले का टेल और मतलब लास्ट वाले का, ये जो मैं ड्रॉ करूंगा इससे क्या मिल गया, सबको समझ में आया? अब कोई बोलेगा सर ए प्लस बी प्लस सी जरूरी है क्या? क्या ए प्लस सी प्लस बी कर सकते हैं? यस, ए प्लस सी प्लस बी। तो ए के बाद क्या लिखेंगे फिर सी, और फिर क्या लिखेंगे बी। तो ऐसा कुछ बनेगा, बट आंसर रिजल्ट कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा। कोई बोलेगा सर बी प्लस ए प्लस सी करेंगे तो ड्रॉ करके दिखाओ, कि कोई बोलेगा सर बी प्लस ए प्लस सी, भाई ये भी तो सेम ही है ना। कोई बोलेगा मुझे सर बी को पहले ऐड करना है, फिर सी को करना है, और फिर ए को करना है, चलो सेम ही है ना। बी को पहले किससे शिफ्ट करेंगे, फिर डी को, ठीक है। तो पहले डी को करते हैं, तो यहाँ पे कर लो, ठीक है, नहीं यहाँ पे कर लो। तो बी, पहले बी को शिफ्ट किया, ये हो गया बी। फिर उसके बाद सी, फिर सी ऐसा है तो इधर से कहाँ पे लेके गया, ऐसे। फिर उसके बाद ए, यहाँ पे ऐसे। दिखा थोड़ा सा गंदा ना, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा, बी का है और लास्ट वाले का है, तो ये ऐसा करोगे तो क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट। देखो दोनों सेम ही है, सबको समझ में आया? तो आप कुछ भी करो, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस बी प्लस ए, जो भी है, बट क्या यूज करना है, इन शॉर्ट टेल हेड टेल हेड टेल हेड, ठीक है। तो ये पॉलीगॉन लॉ लिखो। अब मैं देखता हूँ कि आपका किसका यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन दूंगा जो ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस से आपको करना है, आ गया ना। अब क्वेश्चन क्या है कि पॉलीगॉन लॉ का मैंने क्वेश्चन आपको समझ एक दे दिया, ठीक है। पॉलीगॉन लॉ का मैं क्वेश्चन दिया, ठीक है, और बोलो मैं पॉलीगॉन लॉ का क्वेश्चन, कोई फॉर्मूला है क्या पॉलीगॉन लॉ के लिए, ए और बी के लिए दो वेक्टर के ऐड करने का फॉर्मूला है कौन सा, रूट ऑफ क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। 1 2 3 a प्लस b प्लस c, फिर a प्लस b प्लस c प्लस d होगा, तो क्या फॉर्मूला बनाते रहोगे क्या, नहीं ना। तो एक काम करो, पहले मुझे बताओ कि बिना फॉर्मूला से, मतलब फॉर्मूला तो है ही नहीं वैसे, पर ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इसको 3 मिनट दे रहा हूँ, 3 से 4 मिनट, और फिर डायरेक्टली मैं इसका आंसर अलग तरीके से बताऊंगा। ये क्वेश्चन मैं भी जस्ट दे रहा हूँ कि मुझे देखना है किसका ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस वगैरह अच्छा है, ठीक है। 2 3 और लेट्स से 4 रूट 2, और यहाँ पे एंगल 45 डिग्री, ठीक है। तो पहले a प्लस बी प्लस सी अलग से ड्रॉ करो, और रिजल्टेंट, मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, मॉड ऑफ r यूजिंग, पहले सबने ये किया क्या, पहले वो बताओ, ये ऐसा ड्रॉ किया, a वेक्टर प्लस क्या b, उसके बाद c, ऐसे ही हुआ ना ड्रॉ, ठीक है। एक मिनट, एक इधर प्रॉब्लम किया मैंने, अब एक 2 दिया है ना मैंने, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 6, ये सब कुछ बताऊंगा मैं कि क्यों किया मैंने ऐसा। ये 6, ये 3, और ये लेंथ कितना था, 4 रूट 2, ठीक है। रिजल्ट में कैसे ड्रॉ करेंगे, ए का टेल
इसका हेड ऐसा करके हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। इसकी लेंथ 6, इसकी 3, इसकी 4√2, तो भाई ये 90 है और ये एंगल कितना है 45 डिग्री है ना। किसने किया इसको? ये बट ये मैंने उसके बाद बट ये राइट एंगल थोड़ी है। ये तो निकला बट उसके बाद क्या? बट 90 थोड़ी होगा। देखो कोई मुझे एक बात बताओ, किसी ने ये वाला ऐसा जोड़ दिया और बोलेंगे कि ये 90 दिया है क्या 90, और क्या ये एंगल 45 जोड़ी है? तो वो नहीं होगा ना, और क्या करोगे? देखो मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा ना इसमें। हाँ बोलो। सी को नीचे एक्सटेंड करके किसको? सी इसको इधर से नीचे से एक्सटेंड इधर ऐसे ऐसे, बट ऐसे मैंने एक्सटेंड किया तो ये एक राइट एंगल थोड़ी है। देखो राइट एंगल बनने का एकदम सिंपल तरीका है, आई थिंक तूने किया है। क्या? हाँ रिजल्टेंट के हेड से सपोज मैंने ऐसे करके एक सपोज किया और मैंने ऐसे किया तो ये एक राइट एंगल बना। बट एक राइट एंगल में प्रॉब्लम क्या है? इसकी लेंथ और इसकी पूरी लेंथ पता है क्या? नहीं है पता। कैसे? हाँ तो अभी पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो, अलग अलग कलर लिखता हूँ। ये मैंने एक राइट एंगल बनाया, बन सकता है ना ऐसे सीधा। अब ये 4√2 है तो ये चीज कितनी हो जाएगी? 4√2 क्या? cos 45 मतलब कितना? 4। मैं यहाँ पे नहीं लिखता, मैं एक काम करता हूँ 4√2 है तो मुझे कुछ इसके बाद बताना है, आपको जस्ट बता ये आपको वो 90 डिग्री कैसे हो? नहीं मैंने ऐसा करके किया ना, 45 डिग्री है ये ऐसा पूरा है। और वो नीचे वो 90 डिग्री हुआ ना क्योंकि डायरेक्ट में परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। मैंने ड्रॉप ही यहाँ से क्या किया? परपेंडिकुलर। समझा? परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना तो ये 4√2 क्या हो गया? cos 45 कितना हुआ यहाँ पे? 4। ये क्या हुआ? 4√2 sin 45 कितना हुआ? ये क्यों? क्योंकि L sin थीटा L cos। मैंने क्या बोला? ट्रिग्नोमेट्री L sin L cos थीटा 1 तो लगाना ही है, ठीक है। अब ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब बोला ये 3 है तो ये लेंथ कितनी है? 3। भाई समझ में आई कि नहीं? ये लेंथ कितनी हो गई? 3। ये लेंथ 4 है तो ये लेंथ कितनी हुई? 4। देखो ये भी कितना हुआ? 4। टोटल लेंथ 6 है, में से 4 गया तो इधर कितना बचा? 2। तो अब ये लेंथ 2 हुई, ये लेंथ 3 और ये लेंथ 4, तो टोटल लेंथ कितनी? 7। तो ये कंप्लीट लेंथ जो है, कंप्लीट ये पूरी लेंथ ये कितनी हुई? 7। अब 7 and 2 मतलब क्या हुआ? अंडर रूट ऑफ क्या? 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 49 प्लस 4। मतलब इन शॉर्ट इसमें मुझे क्या लगा? ट्रिग्नोमेट्रियन। अब मैं ए वेक्टर बी वेक्टर का भी कुछ एंगल बनाऊं, सी बनाऊं, डी बनाऊं और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसे करते रहूंगा तो और ट्रिग्नोमेट्रियन पाइथागोरस क्या लगाना पड़ेगा, बट दिमाग और लगेगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्रियन पाइथागोरस ज्योमेट्री और लगानी पड़ेगी। क्या इतना दिमाग लगाते रहोगे क्या? नहीं ना। हमेशा कोई, मैंने क्या बोला? स्केलर वेक्टर कौन सा टॉपिक है? एक फिजिक्स में लगने वाला मैथ्स है। फिजिक्स के तो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, उनको फिर दिमाग लगा के फिर ये मैथ्स का यूज करके वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अपना ये मैथ्स तो इजी होना चाहिए ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक इजी मेथड भी हो सकता है और वो आज इजी मेथड अपन देखेंगे। ध्यान रखना ऐसे वेक्टर्स को ऐड करना आपको आ गया मतलब आपको फिजिक्स आ गया। और ऐसे 3-4 ऐसे, क्योंकि ये सब एबीसी की जगह क्या आने वाला है फिजिक्स में? क्या आने वाला है? एक पार्टिकल है जिसकी एक वेलोसिटी दी है, इधर एक वेलोसिटी दी, इधर एक वेलोसिटी, बोलेगी जाएगा कहां पे? तो रिजल्टेंट वेलोसिटी। इधर एक फोर्स दिया, इधर एक फोर्स दिया, इधर फोर्स दिया, इधर फोर्स दिया, बोला कि कहां पे जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स। तो ये सारे एबीसी रिप्लेस हो गए, फोर्स वेलोसिटी वही सब होने वाला है। बट वो पहले ऐड करने को आना चाहिए ना मैथ्स। तो अपन देखेंगे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस या इससे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो बनेंगे उसको फास्ट कैसे सॉल्व करते हैं एकदम इंस्टेंटली।
ठीक है, आपको पता है इसका थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं ऐसा दूं, यहाँ पे देखो, इसका मैं एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दूं, ठीक है, और मैंने बोला ए बी सी डी कुछ अलग ही दे दिया। अब देखो इसमें तो हालत देखो कैसे खराब होगी। मैं इधर ही ड्रॉ करता हूँ, तो ये वेक्टर इधर रखता हूँ, इसको यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, फिर किसको, इसको यहाँ पे शिफ्ट, फिर इसको यहाँ पे शिफ्ट, ऐसा करके अब ये हो जाएगा मेरा कुछ रिजल्टेंट। अब बोला चलो निकालो इसके लेंथ, पता हालत कैसे खराब होने वाली। हर जगह पे ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस लगा के ऐसे सब ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। इसके ट्रायंगल कैसे बनाने पड़ेंगे पता है, तो बता के रख रहा हूँ, करने की जरूरत नहीं है। इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप तो कर दिया, तो मुझे तो ये लेंथ और ये लेंथ निकालनी है, पर ये लेंथ निकालने के लिए तुमको हर जगह पे क्या बनाना पड़ेगा, ऐसे हर जगह पे ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल, हर जगह पे फिर इधर एक ऐसे, जस्ट बता के रख रहा हूँ, करने की जरूरत नहीं है। ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल, फिर ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल, फिर ऐसा जुगाड़ करके, मतलब 3 राइट एंगल ट्रायंगल में 3 ट्रिग्नोमेट्री लगाई, फिर वो सोच के फिर ज्योमेट्री लगा के क्या लगाया पाइथागोरस, तो हालत खराब हुई ना। तो मुझे मतलब जितने वेक्टर्स को मैं एडिशन करूंगा उतना जो कॉम्प्लेक्सिटी क्या बढ़ते जाएगी, तो उसको कम तो करना पड़ेगा। इजी तो मेथड होगा ना कोई, वो इजी मेथड आज देखेंगे, ठीक है, आज देखेंगे, मतलब इसके बाद देखेंगे। और उस इजी मेथड को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स मेथड। कंपोनेंट्स, उस चीज को हम कंपोनेंट से सॉल्व करते हैं। कंपोनेंट्स क्या है वो वर्ड बाद में आएगा, उसके पहले एकदम सिंपल जो अपन ने भी पढ़ा है, ठीक है। मैं काइंड ऑफ 3 रूल्स बनाता हूँ, ये 3 रूल्स है जो अपने को बहुत काम में आने वाले हैं। 3 रूल्स मतलब 3 सिंपल एग्जांपल्स है, बट इनको मैं रूल्स बना दूंगा। तो पहला, सबसे पहला एग्जांपल मैंने बोला, ठीक है, इसको रूल नंबर 1 बोलता हूँ। If the 2 vectors are parallel, मतलब वेक्टर A is parallel to वेक्टर B, ऐसे 2 वेक्टर्स पैरेलल होंगे। मैं पहले वेक्टर को ड्रॉ करता हूँ कॉन्करेंट में ड्रॉ करता हूँ। सपोज A वेक्टर होगा जिसका लेंथ मैंने बोला 3 है, और इसी के ऊपर मैंने एक B वेक्टर ड्रॉ किया जिसका लेंथ सपोज 4 है। क्या ड्रॉ किया मैंने, कौन सा डायग्राम है, कॉन्करेंट, तो कॉन्करेंट है। तो बोला रिजल्टेंट क्या होगा। अब तो बचपन में आपने एक चीज पढ़ी होगी, एक पेन को 3 न्यूटन से ऐसे खींचा और 4 न्यूटन से ऐसे खींचा, तो पेन कितना जाएगा, 4 + 3 कितना, 7 ना, दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ऐड होता था ना, तो उधर 3 जाएगा और उधर से उतना करेक्ट। हाँ, मतलब क्या किया अपन ने, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, A और B है, मुझे रिजल्टेंट चाहिए। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो मुझे तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, तो मैं A को पहले, मैं A को ऐसे रखूंगा, ट्रायंगल को यूज करते हैं, मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, टेल हेड। तो मुझे A को रखा, फिर B को कहाँ पे रखा, उसके आगे टेल हेड, मतलब B को ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो B को क्या किया, शिफ्ट, लेंथ कितना, 4। तो रिजल्टेंट कैसे होगा, पहले का टेल, दूसरे का हेड, ये चीज क्या हो जाएगा, सबसे इजी हो गया नहीं तो। और मतलब 3 + 4 कितना हुआ, 7 डायरेक्टली। पर क्या इसमें ट्रायंगल बना, बट तभी मैं इसको ट्रायंगल लॉ बोलूंगा, क्योंकि अपन कुछ भी बोल सकते हैं ना, ट्रायंगल विद 0 एरिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, ट्रायंगल लॉ। मतलब A वेक्टर B वेक्टर गिव्स मी व्हाट, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ कितनी है, 7। मतलब रूल क्या बन गया, रूल नंबर 1, इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन डायरेक्टली ऐड देम। और बचपन में भी ये चीज करते थे आप, बचपन में क्या लॉजिक। मुझे एक बात बताओ, एक बॉक्स है, इस बॉक्स को किसी ने 3 न्यूटन फोर्स से खींचा, और कोई आपका दोस्त आया, उसने उसी डायरेक्शन में 4 न्यूटन से खींचा, तो मुझे बताओ बॉक्स कहाँ पे जाएगा, कितने न्यूटन से, 7 न्यूटन। दोनों को फोर्सेस को क्या करते थे हम, ऐड। तो बचपन में सिर्फ पैरेलल फोर्सेस एंटी पैरेलल फोर्सेस ही पूछते थे, क्योंकि सीधा एडिशन सब्ट्रैक्शन ही पढ़ा था बचपन में। कोई भी अभी ऐसे दिया था क्या, बॉक्स को इधर खींचा और इधर खींचा तो बॉक्स कहाँ पे जाएगा, ऐसा कभी पूछते थे क्या, नहीं। अभी आएगा वो भाई, क्योंकि तब अपने वेक्टर एडिशन नहीं सिखा था, ठीक है। तो सबको समझ में आ रहा है, तो इसमें रिजल्टेंट क्या होगा, 7, सबको पता है। अब ये तो मैंने किससे सॉल्व किया, सुनो, इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ना, मतलब डेरिवेशन से। इसी क्वेश्चन को किससे सॉल्व हो सकता है,
फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या था? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर? फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला था जिसमें थीटा की वैल्यू कितनी थी? थीटा की वैल्यू थी कितनी? 0 है ना यहाँ पे देखो, a और b जब पैरेलल होते हैं तब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना है? 0। तो थीटा 0 यहाँ पे डालेंगे तो cos 0 कितना हुआ? 1। तो cos 0 1 हुआ, तो भाई ये cos थीटा मतलब क्या? cos 0 which is equal to कितना? 1। तो 1 हुआ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कितना हुआ? a प्लस b द होल स्क्वायर, बराबर ना? तो यहाँ पे क्या हुआ? a प्लस b द होल स्क्वायर का अंडर रूट क्या आता है? a प्लस b, मतलब फॉर्मूला से भी वही आया। मतलब क्या समझ में आया? if the vectors are parallel we can directly add them। नहीं समझ में आया? तो ठीक है, ये रूल नंबर 1 पहले लिखो। रूल नंबर 2 जो है, if the vectors are anti parallel तो क्या होगा? तो वो आपको करना है, ठीक है? पहले ये लिखो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 एग्जांपल, एक्चुअली एग्जांपल है, बट ये रूल्स है। रूल्स में आपको कुछ चीज के लिए यूज करने वाला हूं। रूल नंबर 2 आपको करना है, ठीक है? रूल नंबर एकदम 2 सिंपल है। वेक्टर a एंड वेक्टर b बोथ ऑफ देम आर व्हाट? एंटी पैरेलल। मतलब सपोज मेरा a वेक्टर है, अब एंटी पैरेलल कैसे ड्रॉ करेंगे? सपोज a वेक्टर है जिसकी लेंथ सपोज मैंने दी सपोज कुछ 4 और b वेक्टर है, कैसे ड्रॉ करेंगे? दोनों का टेल क्या करेंगे? सेम, क्योंकि दोनों का टेल सेम करना मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट वेक्टर्स। फिजिक्स में वही काम में आने वाला है, इसीलिए है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है वैसे? ये एंगल कितना है? 180 डिग्री है ना? हाँ। तो अब मुझे तो a वेक्टर b वेक्टर है, तो बाय लॉजिक बचपन के लॉजिक इसका दोनों का सम कितना आना चाहिए? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स a प्लस b कितना आना चाहिए? मतलब एक ऑब्जेक्ट को किसी ने 4 न्यूटन से इधर से खींचा, किसी ने 6 न्यूटन से उधर से खींचा, तो कितना बचेगा? 2। अरे अपोज कर रहे हैं ना, तो मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? सबट्रैक्ट। ये बचपन में पढ़ा हुआ है, मतलब बचपन में थोड़ा सा आप फील कर दो इसको लॉजिक। अभी अपन इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। किससे? ट्रायंगल लॉ। देखो ट्रायंगल, ये तो कौन करना? ट्रायंगल लॉ। पहले क्या करेंगे? पहले मुझे बताओ, a को क्या? a को ऐसे ही रखा। अब मुझे तो टेल हेड करना है, तो b को कहां पे शिफ्ट करेंगे? b को इधर शिफ्ट करेंगे, ऐसे इधर। हाँ, इधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि इधर तो ऑलरेडी है। इधर शिफ्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि टेल हेड, तो b को इधर शिफ्ट करेंगे। तो b को इधर शिफ्ट करेंगे तो b कैसे दिखेगा? समझ आएगी नहीं? तो a4b6 रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा? हाँ, तो एक पहले का टेल, दूसरे का क्या? हेड। तो ये चीज क्या हो जाएगी? रिजल्टेंट वेक्टर। और इसकी लेंथ कितनी होगी? ये टोटल 6 है, इसमें से 4 गया, कितना बचा? 2। समझ में आया? तो रिजल्टेंट कितना है? 2 आया ना? तो इसमें मुझे बताओ, इसमें ड्रॉ करना है, तो रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? सीधा इधर से इधर। देखो कभी ध्यान में रखना, ये हो गया मेरा कॉनकरेंट वेक्टर्स, ये क्या हो गया मेरा? टेल हेड। टेल हेड को क्या बोलते हैं अपन? ट्रायंगल लॉ। इसको पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ना, ट्रायंगल कॉनकरेंट को क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो ये 2। अब फॉर्मूला से क्या करोगे? फॉर्मूला वाला बताओ जरा से। अंडर रूट ऑफ क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे है कितनी? 180 डिग्री। cos 180 कितना होता है? -1। cos 180 -1 होता है। जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? तो cos 180 कितना होता है? -1। तो यहाँ पे -2ab होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab का मतलब क्या? a माइनस b द होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे सीधा अपन क्या लिखेंगे? a माइनस b द होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो कितना हुआ? बट कोई एक बात बताओ, यहाँ पे a माइनस b करोगे तो 4 माइनस 6 कितना आएगा आंसर? 4 माइनस 6 तो -2 आएगा। तो -2 कोई मैग्नीट्यूड होता है क्या? कभी भी वेक्टर का सब मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक ऐसा मॉड का सिंबल लगा देंगे जिसको अपन क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। मॉड का सिंबल।
सकते हो इसको। सो गाइज एकदम सिंपल वाली चीज मैं आपको बताता हूं कि क्या आपको करना है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन, तीनों तीन रूल्स बता दिए थे क्या मैंने? ओके, वो तूने तीसरा तूने लिखा है, ठीक है। मैंने वही बोला, मैंने कितने दिए थे, एक या दो? दो दे दिए थे, ठीक है। तो दो का मैं क्विक एक छोटा सा रिवीजन कर लेता हूं। दो रूल्स मैंने क्या बताए थे, देखो आज क्या करना है, आज अपने को पॉलीगॉन लॉ पढ़ना है, ठीक है। पॉलीगॉन लॉ पढ़ने के पहले तीन रूल्स जो बहुत ही काम के हैं, देखो रूल्स क्या है। इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल, रूल नंबर 1, इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है। तो रूल नंबर 1, अब पैरेलल वेक्टर्स मतलब क्या, हाँ मतलब सेम डायरेक्शन में, जैसे मतलब ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, जिसकी लेंथ सपोज 3 है, और ये बी वेक्टर है जिसकी लेंथ सपोज 4 है, राइट। ये दो वेक्टर्स क्या दिख रहे हैं आपको, पैरेलल्स। और दोनों को कैसे ड्रॉ किया है मैंने, कॉन्करेंट, मतलब क्या, दोनों का टेल क्या दिख रहा है यहाँ पे, सेम। तो कॉन्करेंट ड्रॉ किया है, तो अब बोला कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर लेने के लिए देखो आप ध्यान में रखना, ये तो कॉन्करेंट डायग्राम है। कॉन्करेंट को हम लोग क्या बोलते थे, और कॉन्करेंट का मतलब क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ना, पैरेललोग्राम लॉ को हम लोग कॉन्करेंट, आइदर पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे, नहीं तो हम लोग बोलेंगे कॉन्करेंट, ठीक है। तो ये कॉन्करेंट है, बट ध्यान में रखना रिजल्टेंट निकालने के लिए हेल्प हमेशा किसकी होगी, ट्रायंगल लॉ की। तो ट्रायंगल लॉ मतलब क्या चीज, टेल हेड, तो TH, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, दोनों पैरेलल वेक्टर्स है, तो एक वेक्टर सपोज ए है, ठीक है, जिसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया। तो बी वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे अपन, ये इसके क्या करेंगे, आगे लेंगे। तो ये हो गया मेरा बी वेक्टर, जिसकी लेंथ कितनी हुई, 4। क्या दिख गया यहाँ पे, टेल हेड, फिर पहले का टेल लास्ट वाले का हेड, पहले का टेल लास्ट वाले का हेड, ये चीज क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट वेक्टर, जिसकी लेंथ कितनी हुई, 7, ठीक है। मतलब इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन डायरेक्टली ऐड देम। ये बचपन में हम लोग करते थे, और बचपन में हम लोग इसका एक सिंपल वाला चीज देखते थे कि कोई भी बॉटल है, सपोज इस बॉटल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है F1 फोर्स 3 न्यूटन का, फिर एक दूसरा फोर्स लग रहा है कौन सा, F2 फोर्स 4 न्यूटन का, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, 7। और ये 7 न्यूटन से इधर जाएगा ना, ये बचपन में करते थे ना, दो पैरेलल फोर्सेस को सीधा ऐड करते, लॉजिकली भी अपन दो पैरेलल फोर्सेस को क्या करते, सीधा ऐड। वो क्यों, वो समझ में आया। और इसका मैंने एकदम सिंपल, इसका मैंने डेरिवेशन भी बताया था। डेरिवेशन क्या मतलब, सपोज ये तो था अपना डेरिवेशन मेथड से, फॉर्मूला मेथड से क्या था, फॉर्मूला क्या था रिजल्टेंट वेक्टर का, अंडर रूट ऑफ क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, हाँ तो 2ab cos थीटा। अब यहां पे थीटा कितना है, a और b वेक्टर के बीच में 0, तो थीटा 0 है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। cos 0 1 मतलब यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब क्या, a प्लस बी द होल स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, a प्लस बी। तो डायरेक्टली यहाँ पे भी क्या आ गया, a प्लस बी। सो द वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन डायरेक्टली ऐड देम। सेकंड रूल, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या बताया था मैंने, इफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। लास्ट लेक्चर इधर तक हुआ था और फिर वो लाइट गई थी, ठीक है। तो अब एंटी पैरेलल मतलब यहां पे एकदम सिंपल समझो, ये मेरा एक ए वेक्टर है जिसका लेंथ है सपोज 7, और लेट्स से यहां पे एक बी वेक्टर है जिसका लेंथ है सपोज 3। दोनों कैसे ड्रॉ किया मैंने, एंटी पैरेलल, बट ये क्या है, कॉन्करेंट, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में कॉन्करेंट ही ड्रॉ करेंगे, इसलिए कॉन्करेंट पढ़ाया था कॉन्करेंट। और सेकंड रीजन क्या है कॉन्करेंट पढ़ने का, दो रीजन थे कॉन्करेंट, एक तो फिजिक्स में कॉन्करेंट आता है, दूसरा तुमको नहीं पता होगा, सुन लो, एंगल दिखाने के लिए। आपको दोनों के वेक्टर के बीच का क्या चाहिए, एंगल, तो वेक्टर्स क्या होने चाहिए, कॉन्करेंट। इसमें एंगल कितना है, 180 डिग्री, ठीक है, जो भी है। अब मुझे ट्रायंगल लॉ, मतलब टेल हेड से इसका क्या चाहिए, ट्रायंगल लॉ से मुझे इसका आंसर चाहिए। सपोज कैसे करोगे, पहले क्या ड्रॉ करेंगे, ए, लेंथ कितना है 7। अब बी कहां पे ड्रॉ करोगे, इधर या इधर किया तो वापस वही डायग्राम होगी, क्या टेल हेड, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डायग्राम होता है। तो बी कहां पे ड्रॉ करते हैं अपन, इधर। तो बी को इधर ड्रॉ करेंगे, क्यों ऐसे ड्रॉ किया, आप देखोगे ना, टेल हेड, ठीक है। फिर रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा, पहले का टेल और
दूसरे का हेड, ये चीज क्या हो जाएगी रिजल्टेंट। अब मुझे तो टोटल लेंथ 7, इसमें 3 गई, तो इधर कितनी बची 4। मतलब रूल क्या बन गया, सेकंड रूल, इफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल्स वी कैन सबट्रैक्ट। बचपन में ये भी तो आप करते थे, बचपन में सपोज एक यहाँ पे ऐसे एक ये बॉटल है, इस बॉटल के ऊपर किसी ने एक फोर्स लगाया F1 वेक्टर, किसी ने इसको 7 न्यूटन से खींचा, किसी ने वही सेम बॉटल को यहाँ पे 3 न्यूटन से खींचा, तो मुझे बताओ बॉटल कहाँ पे जाएगी, इसके तरफ ना। क्या करते थे अपन, 7 माइनस क्या 3, बचपन में 7 माइनस 3 वही करते थे। इफ द फोर्सेस आर एंटी पैरेलल वी कैन सबट्रैक्ट। बट वो क्यों, ये सबट्रैक्ट क्यों करते थे अभी समझ में, किसके वजह से, ट्रायंगल लॉ एंड वेक्टर्स के वजह से, ठीक है। तो 7 माइनस 3 कितना आंसर आया यहाँ पे 4, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आ गया 4 न्यूटन का, जो अपने को समझ में आ गया। अब सिंपल सी बात है, ये इसका डेरिवेशन करना, मतलब सॉरी फॉर्मूला से करना होता तो व्हाट इज मॉड आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा कितना है 180, cos 180, cos 180 की वैल्यू कितनी लिख के दी थी -1, सो cos 180 इज -1, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब क्या अंडर रूट ऑफ क्या a माइनस बी द होल स्क्वायर विच इज a माइनस बी। कभी भी a माइनस बी ना मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, आपको तो बचपन में मैग्नीट्यूड पॉजिटिव दिखाने के लिए ना ये सिंबल ही होता है मॉड, कभी भी ऐसे दो ऐसा कर देने का, उसका मतलब हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। मतलब ये ऐसे मॉड के अंदर आपने -5 भी डाला ना, तो इसका आंसर कितना होता है +5। कोई भी चीज माइनस वाली मॉड के अंदर क्या निकलती है प्लस, ये मैथ्स में आएगा ज्यादा काम में, उसको मॉड्यूलस बोलते हैं। समझ में आया, इधर तक हुआ था अपना, ठीक है। तो एडिटर के लिए बोल रहा हूं मैं, यहां से अभी आगे का लेक्चर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये मैंने क्विक आपको जस्ट एक छोटा सा वो दिया, ठीक है। तो गाइस हम लोग अभी पढ़ते रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या है, तो रूल नंबर 3 भी एकदम इजी है। रूल नंबर 3 में इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, मतलब मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, इसकी लेंथ सपोज मैंने पकड़ ली 2, इसकी लेंथ मैंने पकड़ ली 4, और इसके अंदर का एंगल कितना है 90। इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होगा, क्या होगा, पहले क्या करना है, देखो ये तो कौन सा है कॉन्करेंट, अपने को क्या करना होता है टेल हेड, तो ट्रायंगल लॉ में यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, ट्रायंगल लॉ मतलब टेल हेड, तो मैं चाहिए तो यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। तो ए वेक्टर हो गया, फिर क्या करेंगे बी को क्या करेंगे शिफ्ट, तो बी को शिफ्ट करेंगे, कितना हुआ यहां पे 4। रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा, पहले का टेल दूसरे का हेड, ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट। हमेशा अपन इधर ही करते हैं, इसी डायग्राम में करते हैं, मैंने दोनों लेकिन अलग अलग बनाया, मैं भी कॉन्करेंट में भी ड्रॉ करता हूं। बी वेक्टर को यहां पे शिफ्ट करके, देखो बी वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, लेंथ कितनी है 4, और इससे यहां से क्या ड्रॉ करेंगे अपन रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना हुआ यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 20। मतलब एक चीज समझ में, इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर वी कैन यूज व्हाट पाइथागोरस। अब इसी चीज को मुझे फॉर्मूला से करना होता तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या होता अंडर रूट ऑफ क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कितना है इसमें 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है cos 90 मतलब कितना 0, तो cos 90 हो जाएगा भाई 0, तो 2ab इंटू 0 मतलब आंसर कितना 0। तो यहाँ पे आंसर क्या है अंडर रूट ऑफ क्या अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये चीज हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। पाइथागोरस है ना, ठीक है। तो 3 रूल सबको समझ में क्या था, पहला रूल क्या था इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन ऐड, एंटी पैरेलल सबट्रैक्ट, एंड परपेंडिकुलर पाइथागोरस, एकदम दिमाग में रहेगा। अब आपको समझ में आएगा इन सब चीजों को यूज करके कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले थर्ड रूल लिखो, ठीक है।
अभी अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये अभी मैं जो पढ़ाने वाला हूं, राइट। मतलब इतना चीज ध्यान में रखना, जो अपन वेक्टर्स पढ़ रहे हैं आगे भी वेक्टर्स पढ़ेंगे, अभी आगे भी 3 से 4 लेक्चर और वेक्टर्स के बच्चे हैं अपने, ठीक है, 3 to 4 लेक्चर्स और एकदम प्रॉपर वाले लेक्चर्स है वो। बट ये लेक्चर और उसका नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। अब तक कोई क्वेश्चन सॉल्विंग की नहीं है, अब तक आपको पता नहीं भी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या आता है, कैसे दिमाग लगाना होता है। अब तक तो अपना, क्योंकि जस्ट स्टार्ट हुआ था ना पिछले वीक स्टार्ट हुआ था, पिछले वीक ही हुआ ना स्टार्ट, हाँ, ये वीक, नेक्स्ट वीक से अभी आपका बैच जो है वो एकदम ऐसा फास्ट फॉरवर्ड में जाना चालू होगा। अभी तक अपना वही रिवीजन कर रहा हूं मैं, आपको वही चीज वापस बता रहा हूं मैं, राइट। देखा होगा ना रिवीजन में, नेक्स्ट वीक में वो आगे जाएगा, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट वीक से जो भी लोग, जो स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए हम लोग एक अलग से पहले 2-3 लेक्चर्स में अलग से करना पड़ेगा, फिर इसी बैच में बैठ सकते हो, ठीक है। अभी तो मैं ऐसे आधा घंटा से बाजू में अलग से पढ़ा के इसमें शिफ्ट करवा रहा हूँ। नेक्स्ट वीक से वो मुझे पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी आपके दोस्त आएंगे, ठीक है, वो अलग से पहले उधर फिर इस बैच में शिफ्ट होंगे, ठीक है। अभी एकदम सिंपल मैं आपको पॉलीगॉन लॉ क्या था, तो पॉलीगॉन लॉ का मैं पॉलीगॉन लिखवा के दिया था, राइट। तो पॉलीगॉन लॉ क्या है मैं एक बार वापस आपको सिर्फ बता रहा हूं यहां पे, ठीक है। पॉलीगॉन लॉ मतलब जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब मैं कितने वेक्टर्स को यहां पे ऐड कर रहा हूं, 3 वेक्टर्स को। देखो 2 वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला तो अपन ने दिया था, √(a²+b²+2ab cos थीटा, या tan अल्फा का भी फॉर्मूला था। 3 वेक्टर का कोई फॉर्मूला था क्या अब तक? नहीं। अभी 3 वेक्टर का फॉर्मूला अलग से बनेगा, फिर 4 का अलग से, 5 का अलग से, क्या फॉर्मूला ही बनाते रहोगे क्या? नहीं ना। तो अपने को क्या है, मेथड से करना होता है। तो मेरा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीनों का टेल सेम है। क्या बोलेंगे इसको? कॉनकरेंट, ठीक है, क्योंकि इससे पैराग्राम लॉ तो बनेगा नहीं, इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसको? कॉनकरेंट, क्योंकि सबका टेल सेम है। अब मुझे इसमें रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। कैसे करोगे रिजल्टेंट ड्रॉ? ऑनलाइन में बताओ कैसे, मतलब दिमाग में बताओ। क्या करेंगे पहले? बी को क्या करेंगे? शिफ्ट। तो पहले मैं बी को शिफ्ट करूंगा, इधर ही कर लेता हूं, फिर सी को शिफ्ट करूंगा, और मैं कहीं पे भी रख सकता हूं ना। ये सी को शिफ्ट किया, अब क्या दिखाई दिया? टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, फिर क्या? पहले का टेल और लास्ट वाले का हेड। ये जो हो गया, ये चीज क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर। मेथड क्या थी? सेम, टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड मेथड, मतलब टेल हेड मेथड। इसलिए मैंने ट्रायंगल लॉ के नीचे हमेशा क्या लिखा था? टेल हेड, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल थोड़ी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, पर टेल हेड मेथड बोलेंगे। ध्यान में रखना, रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए हमेशा अपने कौन सी मेथड काम में आएगी? टेल हेड मेथड, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर विच इज व्हाट? ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी। और ध्यान में रखना इसको ए प्लस बी प्लस सी, या कोई बोलेगा सर सी प्लस ए प्लस बी, या फिर सी प्लस बी प्लस है, ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो, क्योंकि चीजें सेम ही होगी। हाँ, सी प्लस ए प्लस बी करोगे तो पहले क्या करोगे? शिफ्ट सी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी, टेल हेड करके रिजल्टेंट को ड्रॉ करोगे तो सेम ही रिजल्टेंट आएगा, अलग नहीं आने वाला है। ये था पॉलीगॉन लॉ। अब पॉलीगॉन लॉ का 2 चीजें अपन ने पढ़ी थी मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए। एक तो क्या? पाइथागोरस, याद है सबको? एंड ट्रिग्नोमेट्री। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, इस चीज को पहले पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। एक क्वेश्चन देना, फिर अभी अपन रूल्स जो मैंने बताया उससे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1, मैं 2 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पहले आप नॉर्मल अपना ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। इसकी लेंथ है सपोज कुछ 12, इसकी लेंथ है सपोज कुछ 7, और इसकी लेंथ है सपोज कुछ 4, ठीक है। ये ऐसा है। तो इस क्वेश्चन में रिजल्टेंट वेक्टर मुझे चाहिए यूजिंग टेल हेड मेथड। मतलब अभी वो शिफ्ट करके आप बनाओ जरा, मतलब यूजिंग पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्री इसको सॉल्व करना है। जरा बताओ कि कैसे सॉल्व करोगे, इसमें क्या आएगा आंसर। और ऑनलाइन में भी इस क्वेश्चन को चैट बॉक्स में डालना, ठीक है। जो भी आपका आता है चैट बॉक्स में आंसर डालो।
एक बार टेल हेड ड्रॉ करो डायग्राम। ठीक है, सिर्फ एक बार यहाँ पे देखो गाइस, ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो। एक सिंपल चीज यहाँ पे मुझे बताओ, पहले ए बी और सी है, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। पहले किसको शिफ्ट करेंगे अपन? ए को। कितना लेंथ है इसका? 12। फिर बी को कितना है इसका? 7। फिर सी, पहले ए प्लस बी प्लस सी। सी को कहां पे रखेंगे अपन? टेल हेड इधर इधर ऐसे सब मत रखो, टेल हेड ना, तो सी को कहां पे रखेंगे? इधर। ये सबको समझ में आएगा? पहले वो बताओ कितना है इसका? 4। रिजल्टेंट वेक्टर यहां से कहां पे होगा? इधर होगा। तो इसकी लेंथ मुझे निकालनी है यूजिंग व्हाट? ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस। तो मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस, एक रूल चीज समझो, जिसके लेंथ निकालने है ना रिजल्टेंट की, वो कोई ना कोई राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। कैसे होगा? अरे यहां से क्या ड्रॉ करो? परपेंडिकुलर। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो आपको कुछ चीजें डायरेक्टली दिख जाएगी। मैंने यहां से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया ना। इसकी लेंथ 7, तो इसकी लेंथ भी कितनी? 7। अब ये 12 है, इसमें से 4 गया तो कितना बचा? 8। तो ये कितना हुआ? 8। भाई समझ में आया क्या? फिर ये 8 और 7, तो ये कितना आया? अंडर रूट ऑफ क्या? 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। भाई काम खत्म ना। अंडर रूट ऑफ क्या? 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना हुआ है? रूट 113। तो रूट 113 समझ में आया? और किसी ने बोला सर ये अल्फा है, तो इसमें tan अल्फा कितना हुआ? 7/8। तो tan अल्फा ऐसा भी लिखने का, tan अल्फा इज इक्वल टू 7/8। बाद में ट्रिग्नोमेट्री के सर मतलब मैथ्स में आपको बताया जाएगा कि ये tan को इधर लेके आते हैं और इसको अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? tan टू द पावर -1। बट उसको tan टू द पावर -1 नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? tan इनवर्स, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ 7/8 सब बोलते हैं। वो बाद में आपको अगेन मैथ्स में आपको बताया जाएगा, पर ये समझ में, ठीक है। अब एक चीज समझो, मुझे तो ऐसे ए बी सी डी ई एफ ऐसे बहुत सारे वेक्टर होते हैं क्या? ये ऐसा करते रहते क्या आप? देखो क्या मैंने क्या बोला, पहले ये लिखो, ये लिख के हो गया आपका सबका। अब क्वेश्चन क्या पता है, ये होते हैं लॉन्ग मेथड। फिजिक्स में स्केलर वेक्टर का काम क्या आएगा? मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ सॉल्व करने के लिए, राइट। अब ये आप करते रहोगे तो नहीं चलेगा। आप ऐसे ए बी सी डी ऐसा करते नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा? मतलब किस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो सब देखो यहाँ पे, अब हम लगाएंगे अपने रूल्स। अब लगाएंगे अपने रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 क्या था? पैरेलल ऐड, एंटी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डायग्राम में, अब मैं फिजिक्स में जब जाएंगे ना तो इसको डायग्राम में ही सॉल्व करेंगे। मतलब ए प्लस बी प्लस सी में सबसे इजी किसको ऐड कर सकते हैं? डायरेक्टली ऐड करने गया तो जो दोनों वेक्टर क्या है? एंटी पैरेलल, ए एन सी। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना, ए प्लस क्या? सी प्लस बी। ये हो जाएगा मेरा क्या? रिजल्टेंट वेक्टर। यही तो निकालना है मुझे, बट मैंने पहले ए और सी को ऐड किया, ठीक है। अब मुझे तो ए और सी को मैं ऐड करूंगा, ये 12 है और ये 4 है, कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? 8। सब यहाँ पे देखो, सिर्फ
ये 8। पहले आपका कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, पहले यहाँ पे देखना है, बाद में क्वेश्चन दूंगा मैं। तो ये बन के a प्लस सी को बन के कोई एक आध नाम दो, क्या देना है इसको, चलो डी वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो डी वेक्टर है ये कितने लेंथ का हो गया, 8। अब ये डी वेक्टर और किसको ऐड कर रहा हूं मैं, बी। अब डी और बी को ऐड करके भी मुझे क्या मिलने वाला है, रिजल्टेंट। डी इधर है, बी तो इधर है, बट ये दोनों के अंदर ये भी क्या है, 90। तो कौन सा रूल, थर्ड, मतलब इफ द वेक्टर आर परपेंडिकुलर वी कैन यूज पाइथागोरस। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, और किसी को ड्रॉ करना है तो बी को क्या करना पड़ेगा, ऐसे शिफ्ट। तो बी को शिफ्ट करके ऐसे करना पड़ेगा ना, मतलब इन शॉर्ट बी को मैं जब शिफ्ट करूंगा, मतलब मैं जस्ट ऐसा दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बी को शिफ्ट करूंगा तो ये बी वेक्टर हो गया। लेंथ कितनी होगी, 7। तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ क्या, 7 स्क्वायर प्लस, भाई आंसर तो सेम ही है ना, 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। मतलब अपन ने इस क्वेश्चन को किसमें सॉल्व किया, सीधा का सीधा उसी डायग्राम में। क्योंकि फाइनली आईआईटी जेईई नीट सीडीएस एग्जाम में क्या मैटर करेगा, स्पीड, कितना फास्ट आप सॉल्व करते हो। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। ये कौन सी मेथड थी, टेल हेड टेल हेड टेल हेड, फिर ट्रिग्नोमेट्रियन। इसमें ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं लगी, सिर्फ पाइथागोरस लगा, बट कंस्ट्रक्शन तो लगा ही ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लगा नहीं। ये सबको समझ में है। तो इसको एक बार डायग्राम में आप रख दो, एक डायग्राम सेकंड मेथड नंबर 2 करके, और फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको करना है, दोनों मेथड से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है दोनों मेथड से। अब एग्जांपल 2, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले डायग्राम के डायग्राम में सॉल्व करो, मतलब शॉर्टकट मेथड। और एक कौन सा लॉन्ग मेथड क्या था, शिफ्ट, ए बी सी और डी, मतलब टेल हेड दोनों से करने की कोशिश करो जरूर। मुझे एक बात बताओ, ये ए वेक्टर है, सी वेक्टर है, पहले किसको ऐड करोगे, ए एन सी को। तो यहां पे देखो, मैं यहां पे लिखता हूं ए प्लस सी, और फिर बी एन डी। देखो बी और डी का, सॉरी बी और डी, इसका एक कॉम्बिनेशन जाएगा, इसका एक कॉम्बिनेशन जाएगा, ये समझ में आया। इनसे दो, जैसे रिजल्टेंट वेक्टर है, तो ये दो वेक्टर से एक बनेगा, ए और सी से। नहीं अभी पहले कुछ भी लिखो मत, कुछ मत करो, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ देखो, क्योंकि आपने गलत ड्रॉ किया होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। पहले कुछ भी मत लिखो, सब यहाँ पे देखो। मुझे एक बात बताओ, ए और सी का रिजल्टेंट कहाँ पे बचेगा, किसके तरफ, सी के तरफ। तो पहले मैं इसको ड्रॉ करूं, तो ये इधर बचेगा। ए और सी का रिजल्टेंट बचा कितना, लेट्स से मैंने इसको लिख दिया, चलो एक काम करता हूं, R1 वेक्टर, ये R1 वेक्टर है, कितना है इसका, 6। ये ड्रॉ किया आपने, देखो ये ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। बी और डी का रिजल्टेंट कहां पे बचेगा, कहां पे, नीचे ना, 10 - 3 कितना, 7। तो ये कहां पे बचेगा, 7। ये कौन सा वेक्टर, R2 वेक्टर, 7। देखो ड्रॉ करना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। R1 वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, R2 वेक्टर। अब R1 एंड R2 वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, कहां पे होगा वो, कभी ध्यान में रखना, ये रिजल्टेंट है, दोनों परपेंडिकुलर हो गया, मतलब क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस। बट ध्यान में रखना, टेल हेड। तो भाई R1 इधर है, तो R2 को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट। तो R1 R2 को मैं ऐसे शिफ्ट करूंगा, ये कितना हो गया, 7। फिर ड्रॉ, रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा, इधर से इधर। तो भाई ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, किसका, इस क्वाड्रेंट में आया, उन्होंने सही ड्रॉ किया, बाकी सबने गलत। ये क्वाड्रेंट में आना चाहिए, आपने ये क्वाड्रेंट में लाया, ये क्वाड्रेंट में डाला, मतलब आंसर क्या है, गलत। रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, और ये ऐसे होगा, ऐसे होगा क्या, ये नहीं, आपने R1 R2 ऐसे ड्रॉ किया और ऐसा सीधा कर दिया, नहीं ना भाई। रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, टेल हेड। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ कितनी आएंगे, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, रूट 85। आंसर रूट 85 आया होगा लोगों का। बट क्वाड्रेंट भी तो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड
डायरेक्शन, डायरेक्शन भी तो इंपॉर्टेंट है। आपने ऐसा आ गया तो डायरेक्शन वो हो गया, तो गलत कर दिया ना। किसी का ये आ गया तो डायरेक्शन गलत हो गया। ठीक है, अगेन जिन्होंने भी मेरे अभी तक लेक्चर्स, पहले 2 लेक्चर्स देखे नहीं है भाई, जाके प्रॉपरली वीडियो नोट्स बनाने, नोट्स, ठीक है। और फिर अभी तो प्रैक्टिस, देखो अभी प्रैक्टिस दे ही रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत सारे शीट्स आएंगे, अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जाके आपका वो अच्छा बनेगा, ठीक है। आप अभी समझ में आएगा शीट से कि लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है। लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 क्या होता है, जेई एडवांस क्या होता है, जितने भी लोगों को यहाँ पे जेई एडवांस देना है, ठीक है। ओके, हाँ, अब मुझे बताओ ये टेल हेड टेल हेड मेथड कैसे होगी? टेल हेड टेल हेड मेथड में तो आपने पंगा तो किया ही होगा कंफर्म। कुछ ये अलग है थोड़ा। टेल हेड मेथड में क्यों दिया होता है, रिजल्ट में ऐसा आने वाला है। तो आपको पता है ए वेक्टर की लेंथ कितनी है, 2, तो ए वेक्टर की लेंथ मैंने ली 2, बी वेक्टर की लेंथ 3, बी वेक्टर की लेंथ कितनी है 3। अब एक चीज समझो, सी वेक्टर जब ड्रॉ करूंगा उसकी लेंथ कितनी है 8, तो ये 8 से बड़ा है, मतलब सी वेक्टर कहां पे आया, आपको समझ में आया कि नहीं? 8 मतलब पीछे आया। कुछ लोगों ने इतना ही ड्रॉ किया, उसको गलत ड्रॉ किया है। सी वेक्टर कैसा है 8, हाँ ऐसा बराबर, ठीक है। और डी वेक्टर 10, ये बी से बड़ा है, तो डी वेक्टर कहां पे आएगा, नीचे, कितना 10। फिर रिजल्टेंट कैसे होगा, पहले का टेल लास्ट का हेड, मतलब ये ना भाई, देखो ना रिजल्टेंट वेक्टर यही तो आया है, देखो ऐसे आना तो सेम ही चाहिए, आंसर तो आना क्या चाहिए, सेम ही चाहिए। अब मुझे बताओ यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन ना, कंस्ट्रक्शन करोगे तो ये लेंथ ऐसे इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ये, तो अब ये 8 है, ये 2 है, तो कितनी बची 6, ये 10 है, ये 3 है, तो इधर कितनी बची 7, तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। बट इसमें दिमाग लगाना पड़ा ना थोड़ा सा। किसमें इजी था बताओ मुझे, ये वाले में क्या था इजी, इसमें क्या बनाना पड़ा, दिमाग, टेल हेड करके ट्रिग्नोमेट्री पता से कंस्ट्रक्शन करना है, दिमाग कौन लगाएगा इतना। एक तो पहले ही जेईई नीट में जो क्वेश्चन ऐसे बड़े बड़े बनेंगे वो आपको रीड करके आपका आधा दिमाग जाएगा। तो मैथ्स तो इजी होना चाहिए। अब ध्यान में रखना, ये चीज जिसको जमती है, जो मैं आपको आज का लेक्चर जो पढ़ाने वाला हूँ ये जम गया, मतलब 11 12 IIT जेईई एंड नीट का फिजिक्स जम गया, ठीक है। तो देखते कितने मतलब कैसे क्या होता है, जरा थोड़ा सा फील लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। अब जिन्होंने डायरेक्टली आज का लेक्चर अटेंड कर रहे हो भाई, आपको जाके तू भी आज ही है ना, तो नोट्स वीट्स बना दो अच्छे से, ठीक है, पहले 2 लेक्चर्स का। तू भी समझ में आ रहा है कुछ? तो भाई जो नए वगैरह, भाई तुम बैठ के थोड़ा एक्सप्लेन करो, हाँ तो इसको भाई एक्सप्लेन कर, जो भी नए, और एक साथ ना कभी भी 3 दिन नए एक साथ नहीं बैठने का, ठीक है। जाके ऐसे ग्रुप में बैठो कि भाई जो पहले से अटेंड कर रहे हैं उनके साथ बैठो, तो वो एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। चलो अभी तो तुम सामने ही बैठे तो ठीक है, मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा, बट समझ में आए तुझे नहीं इतना नहीं ना, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन करते रहे, ठीक है। आगे बढ़ूँ मैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल 3, अब ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, और ये हो गया मेरा सी वेक्टर। इसकी लेंथ है 3, इसकी लेंथ है 4, ठीक है। ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। और इसकी लेंथ है 4√2। गाइस इसमें पंगा क्या है वो बताओ, इसमें पंगा क्या है, क्या वेक्टर्स एंटी पैरेलल पैरेलल है? जो एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 में क्या था, वेक्टर्स क्या थे, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। क्या यहाँ पे एंटी पैरेलल पैरेलल है? तो क्या अपने रूल्स लगा सकते हैं, रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 रूल नंबर 3 लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो फिर इसमें क्या लगाएंगे, फिर तो क्या a प्लस बी प्लस क्या c, बट a प्लस बी प्लस c करने में गए तो क्या गया, टाइम। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, पहले लिखो मत कुछ, ये क्वेश्चन ड्रॉ करके रखो, इसका सॉल्यूशन बाद में लेंगे अपन, ठीक है। ड्रॉ करके रख दिया ना, एक पेज उसको उतना पेज छोड़ देना सिर्फ जितने में आपने ड्रॉ किया।
अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, मेथड से करने गए तो देखो मेथड से मैं सिर्फ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जिनको मेथड से करना है, मतलब मेथड से तो आराम से हो ही सकता है। जैसे ए वेक्टर हो गया, फिर क्या किया अपन ने, बी टेल हेड, फिर क्या सी मतलब कहां पे, ऐसे ऐसे सी, फिर क्या हुआ, इधर से इधर क्या, ऐसा करके रिजल्टेंट। मतलब अपन ने क्या यूज किया यहाँ पे, मतलब ये 3 4 4√2, फिर क्या करना पड़ा, ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस, फिर ये ऐसा कुछ ट्रायंगल बनाना पड़ा, ये ऐसा कुछ ट्रायंगल बनाना पड़ा, फिर समझ में आएगा कि जो मैंने बनाया हुआ डायग्राम है वो भी गलत है। ठीक है, थोड़ा सा इसको डायग्राम को, वो उस डायग्राम को सही करने के लिए मैं इसमें 2√2 डाल देता हूँ। ठीक है, 2√2 मतलब बना हुआ डायग्राम सही है। तो इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस से कर सकते हैं, बट लंबा टाइम जाएगा, करके दिखाऊंगा मैं आपको, बट अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम के बाद। अब मैं पहले एक शॉर्टकट मेथड, क्योंकि अपने को शॉर्टकट मेथड बहुत काम की है। ठीक है, ये वेक्टर, ये क्वेश्चन फिजिक्स में कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे बॉटल है, इस बॉटल में किसी ने इधर फोर्स लगाया, किसी ने ऊपर फोर्स लगाया, किसी ने इधर फोर्स लगाया, बोला कि ये बॉटल कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स, वहां पे वो बॉटल जाएगा, कहां पे जाएगा पता नहीं, वो निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उसको निकालने का जो तरीका होता है। अब मुझे पहले एक क्वेश्चन बताओ कि 3 वेक्टर्स को ऐड करना इजी है 4 वेक्टर्स को, कोई बोलेगा सर 3, 2 वेक्टर को इजी ऐड करना इजी है 3 वेक्टर को, 3 वेक्टर का 4, हाँ 3 वेक्टर को इजी है या 4 वेक्टर को ऐड करना, 4 वेक्टर को या 5 वेक्टर को, पता नहीं ना, आप तो ऐसे तुक्का मार रहे हो, क्योंकि 4 वेक्टर मतलब आपको ये वेक्टर दिखाई दे ए बी सी डी, जरूरी थोड़ी है मैं कुछ अलग ए बी सी और डी किया तो हालत खराब हो जाएगी ना। तो अपने को पता नहीं है, बट अभी ध्यान में रखना, अब मैं एक, ये अभी जो थर्ड क्वेश्चन है, मुझे सिर्फ देखना है कि आप में से कौन है कि जो मैं भी जो क्वेश्चन में कंसेप्ट कुछ बताने वाला हूं, ठीक है, कौन है कि उस कंसेप्ट को लगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स, तो एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के हमेशा मैं ब्रैकेट में 2 वर्ड्स और लिखता हूं, रिजोल्यूशन एंड प्रोजेक्शन। ये क्या है, ठीक है, देखेंगे। तो पहले कंपोनेंट्स क्या है वो पहले देखो। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा वेक्टर है, जैसे मैंने ए वेक्टर लिखा, अब तक अपन ने क्या देखा, 2 वेक्टर 3 वेक्टर से रिजल्टेंट बना। अब ये ए वेक्टर, मुझे पहले तो बताओ, ये ए वेक्टर कितने वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, कितने वेक्टर का रिजल्टेंट हो सकता है, इनफाइनाइट ना। अरे भाई कोई बोलेगा सर मैं ऐसा ऐसा, कोई बोलेगा सर ऐसा छोटा छोटा वेक्टर ऐसा करते गया तो कितने वेक्टर्स बन सकते हैं ऐसे, कितने, इनफाइनाइट ना। सो ये वेक्टर, ये सारे वेक्टर्स का, जैसे मैंने इसको a1 a2 लिखा, a1 वेक्टर a2 वेक्टर, इसको मैंने a1 a2 a3 a4 कितने भी, सो ये जो भी वेक्टर्स यहाँ पे ड्रॉ किए उनको हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स। मतलब कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो मेरे को मेरा मेन वेक्टर मिलेगा। सो कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट इज वेक्टर, अपना मेन वेक्टर। तो मुझे तो पहले तो वेक्टर कैन हैव कितने कंपोनेंट्स, इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। अपने को मुझे बताओ जो ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस जो लगती है वो कौन से ट्रायंगल में लगती है, तो अपने को जो काम के कंपोनेंट्स है वो कौन से होंगे, जिनके अंदर का एंगल कितना हो। तो भाई ऐसे 2 कंपोनेंट्स, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे 2 कंपोनेंट्स ड्रॉ करूं, देखो यहाँ पे एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो ऐसे कंपोनेंट्स को मैं बोलता हूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या बोलूंगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये पूरा आप स्पेलिंग लिख देना, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब अपने तो फेवरेट एक्सिस तो पता ही है सबको, कौन से, एक्स वाई और जेड। तो अपन पहले तो एक्स वाई एक्सिस बना देते हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस है, मेरा वाई एक्सिस है। अब कोई ऐसा एक वेक्टर है, ठीक है, जो वेक्टर कुछ एक्स एंड वाई के से बीच में, कहीं तो एक्स एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग है,
ठीक है, और इसकी लेंथ मैंने 8 दी है और ये एंगल 30 डिग्री दी है सपोज। तो कोई बोल सकते है इस वेक्टर के मुझे दो कंपोनेंट चाहिए कि जिसके अंदर का एंगल 90 डिग्री, तो कैसे लिखोगे, कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसे दो कंपोनेंट जिससे क्या बने, ए वेक्टर बने, बट उन दोनों के बीच का एंगल कितना चाहिए, 90। तो मैंने एक किसके ऊपर डालूंगा, एक्स, दूसरा कहाँ पे, ऐसे ना। तो मैं सपोज ऐसे, तो कितना ड्रॉ करूंगा मैं बताओ? मैं ये एक कंपोनेंट को ड्रॉ करने गया तो किधर से किधर तक ड्रॉ करूंगा, इतना ड्रॉ करूंगा क्या, इधर से इधर, कितना, इधर तक ना, मतलब किधर तक, एग्जैक्टली किधर तक, मतलब यहां से मैं क्या ड्रॉ करता हूं, ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करता हूं इधर तक ना। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है ना, जो इन्होंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन या रिजोल्यूशन, एक वर्ड है, ठीक है। तो एकदम सिंपल, तो मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये क्या हो गया मेरा प्रोजेक्शन, और ये जो मेरा बना इसको मैं बोलूंगा एक्स के ऊपर है, तो इसको मैं बोलूंगा एक्स कंपोनेंट। क्या बोलूंगा मैं, एक्स कंपोनेंट। ये ए एक्स हो गया। ए वाई कैसे दिखेगा, इधर से इधर ना, अब इधर से इधर। मुझे बताओ मैं हम लोग फिजिक्स में क्या यूज करते हैं, टेल हेड या कॉन्करेंट? हमेशा हम कॉन्करेंट यूज करेंगे फिजिक्स में। तो मैं ए वाई को, देखो मैं अभी तक तो ए वाई को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, ये चीज क्या हो जाएगी ए वाई, बट मैं इस ए वाई को कहाँ पे एक्चुअली ड्रॉ करूंगा, इधर। मैं इधर ड्रॉ किया वही ए वाई को, ये हो गया मेरा ए एक्स, ये हो गया मेरा ए वाई। इन शॉर्ट क्या, ए एक्स प्लस ए वाई गिव्स मी क्या, ए। ये हो गया मेरा टेल हेड, और ये ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए क्या बन गया मेरा, कॉन्करेंट। इन शॉर्ट यहाँ पे मेरा जो ए वेक्टर है वो कितने वेक्टर से बना, दो, ए एक्स प्लस ए वाई। तो ये जो ए एक्स एंड ए वाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, वाई कंपोनेंट। अब बचपन में चीज पढ़ी है अपन ने, ये एल होगा, थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा। तो मुझे होता है ये ए एक्स है, तो एक्स कंपोनेंट कितना हुआ, ये 8 है, 30 है, तो ये चीज कितना होगा, 8 क्या, cos 30, और ये चीज क्या हो जाएगी, 8 sin 30। तो आपको समझ में वो L cos थीटा, L sin थीटा कितना इंपॉर्टेंट है, इसे मैंने बोला वो 2 साल तक याद रखना है। अभी वो पाइथागोरस राइट एंगल के लिए वैलिड है, L sin थीटा L cos थीटा भी राइट एंगल के लिए वैलिड है, ठीक है। तो 8 cos 30, 8 sin 30 की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू साइन 30, साइन 30 इज हाफ, तो 8 इंटू हाफ कितना, 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। 8 cos 30, 8 इंटू रूट 3 अपॉन 2, तो 8 इंटू रूट 3 अपॉन 2 कितना, 4 रूट 3। समझ में आ रहा है, इसको सबको समझ में आया। इस तरीके से कंपोनेंट में एक आपको और डायग्राम बना के दिखाता हूं सिर्फ, ठीक है। यहां पे देखो, फिर 2 डायग्राम्स आप बनाओगे, ठीक है। ये मैंने ए वेक्टर दिया, अब सिंपल मैंने सपोज इस क्वाड्रेंट में लिखा है बी वेक्टर, और इसकी लेंथ दी मैंने 10 और लेट्स से एंगल दिया 60 डिग्री। चलो तो बताओ मुझे पहले एक्स कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, विथ एरो, एरो का डायरेक्शन भी सही करना चाहिए। ये बी वेक्टर, तो बी वेक्टर किस वेक्टर से बना है, पहले इधर क्या होगा बी एक्स, और इधर ऊपर क्या होगा बी वाई। बी एक्स एंड बी वाई दोनों इधर ही ड्रॉ किया तो क्या होगा टेल हेड, बट मैं डायरेक्टली भी कॉन्करेंट ड्रॉ करता हूं डायरेक्ट। तो बी एक्स कैसे ड्रॉ होगा, इधर। अब इधर बी एक्स ड्रॉ होगा, कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, इधर से मैं क्या ड्रॉ करूंगा, ऐसे ऐसे डॉट डॉट परपेंडिकुलर इधर तक ना। तो बी एक्स में कहां से कहां तक होगा, ये चीज क्या हो जाएगा बी एक्स। आपको एरो समझ में आया ना कैसे। उसके बाद बी वाई कैसे होगा, ये बी वाई ना, पर मैं इधर ड्रॉ नहीं करूंगा, कहां पे ड्रॉ करूंगा मैं, डायरेक्ट इधर। तो बी वाई में ऐसे ड्रॉ करूंगा। अब बी वाई को एग्जैक्टली इतना ही ड्रॉ, आप इधर ड्रॉ करो और फिर इसको पहले शिफ्ट करो इधर, या फिर डायरेक्टली कहां पे ड्रॉ करो, इधर ही। इधर में डायरेक्टली ड्रॉ करना है, तो यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप है ना, और ये चीज क्या हो जाएगी बी वाई। ध्यान में रखना है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्शन और रिजोल्यूशन। दिमाग में आया सबको, ठीक है। अब ये 10 है, ये 60 है, तो इसकी लेंथ कितनी हुई, नहीं मतलब कितनी, 10 60, तो ये ट्रायंगल में ये क्या 10 cos 60, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 10 cos 60। तो ध्यान में रखना, अब एक रूल बन गया, रूल
एंगल के बाजू वाला क्या, कॉस, और एंगल के उधर वाला, एंगल के इधर वाला कॉस होता है तो ये वाला साइन होता है ना, तो इधर वाला क्या होगा, साइन। तो 10 cos 60, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 10 sin 60। 10 sin 60 कितना होता है, हाँ 5 इंटू 10 इंटू रूट 3 बाई 2, तो 5 रूट 3, और 10 cos 60 10 इंटू हाफ कितना, 5। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सबको समझ में। सो कैन यू राइट वेक्टर्स के कंपोनेंट्स ax ay bx by सब लिख सकते हो, विद डायरेक्शन लिख सकते हो, ये सबको समझ में है। इसको लिखो, फिर मैं आपको भी कंपोनेंट सिर्फ लिखने देता हूँ, कंपोनेंट्स ड्रॉ करने देता हूँ। पहले आप इतना लिखो, कंपोनेंट्स लिखो, और ब्रैकेट में लिखो रिजोल्यूशन एंड प्रोजेक्शन, ये भी लिखना है। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखो कंपोनेंट्स के, मतलब ये लिखने के बाद वेक्टर कैन हैव कितने कंपोनेंट्स, इनफाइनाइट कंपोनेंट्स, ये एक स्टेटमेंट लिख दो आप। अब यहाँ पे मैं आपको कंपोनेंट, सिर्फ मुझे कंपोनेंट्स ड्रॉ करके दिखाना है विथ ए एरो प्रॉपर, bx एंड by, जिस तरीके से अपन ने लिखा है ना वैसे, ठीक है। रूल समझ में है, रूल क्या है, एंगल के बाजू वाला क्या होता है, कॉस, और सामने वाला साइन। तो सामने वाला मतलब इस तरफ वाला साइन, क्योंकि ये ax एंड ay होता है, इसको हम लोग कॉन्करेंट बोलते हैं। ये टेल हेड होता है, दोनों चीजें सेम ही है, ठीक है, सबको याद है ना। टेल हेड डायग्राम क्या है, सबका बेस होता है, नो डाउट, बट अपन फिजिक्स में क्या यूज करेंगे, कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट ड्रॉ डायरेक्टली करने का ही आदत डाल दो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी यहां पे देखो, अभी क्विकली मुझे 2-3 डायग्राम्स में दे रहा हूं, इसका सिर्फ मुझे आपको कंपोनेंट्स ड्रॉ करके दिखाना है बस, फास्ट, ठीक है। ठीक है, क्विकली ए बी और सी ये 3 है, मुझे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का सबका कंपोनेंट्स ड्रॉ करके दिखाओ विद प्रॉपर एरोस, एरो भी राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। देखो अब मुझे एकदम सिंपल सी बात है ना, ये जो है ये वेक्टर कौन सा होगा, ए एक्स, क्योंकि एक्स के अलावा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्स कंपोनेंट, क्या बोलेंगे उसको, एक्स कंपोनेंट। और जो वाई के अलावा है उसको वाई कंपोनेंट। और वो ड्रॉ करने का कैसा, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप, इधर से भी क्या परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इधर तक, बराबर ना, ऐसे इधर से इधर तक, ये हो गया मेरा वाई कंपोनेंट। ध्यान में रखना ये आया कैसे, तो ऐसे करके ड्रॉप, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, डॉट करके ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है। अब एकदम सिंपल, ये 5√2 एंगल 45 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5√2 क्या, cos 45, 5√2 cos 45 कितना होता है, 5√2 इंटू 1/√2, √2 कैंसिल करके कितना हुआ, 5। ये cos, तो ये वाला क्या, साइन, तो ये चीज क्या हो जाएगा, 5√2 साइन 45, अगेन 5√2 इंटू 1/√2 कितना हुआ यहाँ पे 5, बट विद डायरेक्शन समझ में, इसकी लेंथ 5, इसकी लेंथ 5, ठीक है। ये सब ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा टेबल है वो याद आपको रहना चाहिए, मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिख के भी दिया था वो, बट अब भी आपका प्रॉपर्ली ड्रॉ करके लेके आओ। ये 12 है, 60 है। अब मुझे बताओ ये क्या होगा, bx कैसे होगा, bx एंड by x, तो ये पहले यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इधर तक ना, तो ये चीज क्या हो जाएगी, bx, और by इधर से इधर, तो ऐसा करके ड्रॉप करेंगे ऐसा परपेंडिकुलर। ये ड्रॉप करना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन या प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये चीज क्या हो जाएगा, y कंपोनेंट। और ऐसा बोलते हैं, इफ आई टेक द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन x एक्सिस आई विल गेट x कंपोनेंट, इफ आई टेक प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन y एक्सिस आई विल गेट y कंपोनेंट। अब ये 12 है, 60 है, तो ये जो bx की लेंथ हुई वो कितनी हुई, 12 cos 60, इसकी लेंथ कितनी हुई, 12 sin 60, 12 cos 60 कितना हुआ, तो 12 इंटू 1/2
6, ये कितना है 12 इंटू √3/2 कितना, चलो सबने इतना तो किया ही होगा, इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा तो क्या किया आपने, ऐसा ऊपर जाएगा पहले और फिर वो 60 ये 60 नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, इसी में डायरेक्ट क्या करोगे, एंगल के बाजू वाला क्या कॉस, एंगल के उधर वाला साइन, मतलब यहाँ पे भी कंपोनेंट कैसे करना है। देखो यहाँ पे एक चीज समझो, ये सी वेक्टर है तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप, ध्यान में रखना, ये एंगल इन्होंने एक्स के साथ बनाया हुआ है, इधर किसके साथ बनाया है वाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसके साथ एंगल है वो कौन सा कंपोनेंट होगा, ये एंगल के बाजू वाला कॉस, एंगल के उधर वाला साइन, तो ये 8 है तो ये चीज क्या हो जाएगी 8 cos 30, और ये चीज क्या हो जाएगी 8, हाँ जिन्होंने एंगल 60 लिख के किया है वो भी आंसर तो सेम ही आएगा, बट 60 के लिए आपको टाइम गया ना थोड़ा सा, 90 - 30 करना पड़ा, टाइम गया, और टाइम क्यों गवाना है आपको, तो 8 sin 30, तो इसका आंसर कितना है 8 sin 30 मतलब 8 इंटू हाफ 4, 8 cos 30 4√3, सबको मुझे बताओ समझ में आया, इसको हम क्या बोलेंगे सी वाई कंपोनेंट और इसको एक्स कंपोनेंट। ध्यान में रखना है जो कंपोनेंट्स आपने सीखा ना फिजिक्स में, बाद में जाके न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर्स में फोर्सेस के कंपोनेंट्स, वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स, ये सब कुछ आने वाला है, पूरा मैकेनिज्म के ऊपर बना हुआ है। फिर बाद में जाके नेक्स्ट ईयर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह आप देखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज वगैरह होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ, बट एक कंपोनेंट का अभी आप लोग बाद में जाकर डायरेक्टली आप ये साइन ये कॉस ऐसा कंपोनेंट आप डायरेक्ट लिख देते हो, ये कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट, बट ये आया कहाँ से समझ में है ना, इसका आया कहाँ से, मुझे तो ये कॉस क्यों था और ये साइन क्यों है, ये एल है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये क्या था एल कॉस थीटा एल साइन थीटा, मतलब बेसिक साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज वगैरह, उससे बाद में डायरेक्टली आप डायरेक्टली यूज करते हो, बट उसका बेस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। एक होता है रटना और एक होता है हाँ आपने एक चीज को समझा है कि हाँ बाबा ये आया कहाँ से, उधर से आया, हाँ बट अपन फास्ट सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते अपन उस क्वेश्चन पे जाते हैं जिस क्वेश्चन को अपन ने छोड़ा था। कंपोनेंट्स तो सीख लिया, अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को कोई थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व कर सकता है क्या? कोई बता सकता है मुझे इस क्वेश्चन को अपने को डायरेक्टली डायग्राम में ही सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं बताओ? नहीं बताते हाँ कंपोनेंट निकालेगा सी का सी वाई और सी एक्स, हाँ। 2 आता है आंसर, सो 3 + 2 करने का और 5 होता है ए वेक्टर पूरा, हाँ। और बी का हेड और वो इन शॉर्ट अपन ने क्या किया, इसमें अपन कितने वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं? कितने वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं? 3। बट मुझे बताओ ये 3 वेक्टर धोखा दे रहे हैं, इसमें सबसे धोखा कौन दे रहा है? कौन सा वेक्टर धोखा दे रहा है? सी, क्योंकि ना एक्स पे ना वाई पे, वो एक्स और वाई के बीच में। तो मैं ऐसा कुछ करूं, मैं ऐसा कुछ जुगाड़ करूं जिसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और जो सी वेक्टर है, देखो ये ऐसा मुझे चाहिए था, मैं सी वेक्टर को तोड़ के 2 वेक्टर और बनाऊं, सी एक्स एंड सी वाई। मतलब मैं यहां पे ड्रॉ करूं, ये सी वेक्टर 2√2 है, तो मुझे बताइए सी वेक्टर का ये वेक्टर कितना होगा? 2√2 क्या? ये कौन सा वेक्टर होगा? सी एक्स, और ये वेक्टर क्या हो जाएगा? सी वाई। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये 2√2 है, तो ये 2√2 का कौन सा कंपोनेंट? कॉस। 2√2 cos 45 कितना होता है वैसे? 2√2 cos 45 कितना होता है? 2√2 लिख के रखता हूं, मतलब ये बाद में, चलो मैं डायरेक्ट लिख दो पहले। 2√2 cos 45 2√2 इंटू 1/√2, √2 क्या कैंसल, बचा कितना? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 2। ये भी कितना होगा? 2। मतलब सी के मैंने 2 वेक्टर बनाए, कौन सा? सी एक्स प्लस सी वाई। अब मुझे बताओ मैं कितने वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं? ए प्लस बी प्लस, मतलब देखो रिजल्टेंट का मतलब क्या? 3 वेक्टर से एक वेक्टर बनाना, बट अभी पहले वो बनाने के पहले मैंने सी वेक्टर को कितने वेक्टर में तोड़ा? 2। मतलब 3 वेक्टर की जगह मैंने कितने वेक्टर बनाए? 4। बट ये 4 वेक्टर को ऐड करना इजी है डिफिकल्ट? इजी। क्यों है इजी है? क्योंकि सारे के सारे क्या है? पैरेलल, एंटी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। मतलब अपने कौन से रूल्स लग सकते हैं? रूल नंबर 1, 2 एंड, मतलब अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, अब मैं किनको ऐड करूंगा पहले बताओ?
हाँ मतलब a और cx को ऐड करूंगा, b और cy को ऐड करूंगा। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? सो जो अपन ने पहले किया, अब मुझे तो a और cx को ऐड करेंगे, दोनों पैरेलल है, तो कितना बचा यहाँ पे 5। फिर ये 4a और 2a, कितना बचा 4 माइनस 2। देखो पैरेलल क्या होता है? ऐड। एंटी पैरेलल तो 4 माइनस 2 कितना हुआ 2, तो यहां पे कितना बचा 2। अब ये 5 और 2, ये दोनों वेक्टर्स क्या हो गए? परपेंडिकुलर। तो क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस। ये 5 और 2 परपेंडिकुलर है ना, तो क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज करेंगे भाई? क्योंकि 2 को अपन शिफ्ट यहां पे ऐसे करते हैं तो रिजल्टेंट कैसे आएगा? यहाँ पे इधर से कहां पे? इधर तक ना, तो रिजल्टेंट का लेंथ कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ कितना? 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो कितना? अंडर रूट ऑफ कितना? 25 प्लस 4 कितना? समझ में आ रहा है कि नहीं? या नहीं आया? ये क्वेश्चन समझ में आया जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया था? अब इसको बिना देख के पहले आप ही खुद करो जो क्वेश्चन। ये इधर देखो मत, अभी इधर से एक बार देखो, आप देखो, फिर मैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और दूंगा, ठीक है? आपको आ गया कंफर्म? ठीक है। 2 एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं, नहीं एक ही एग्जांपल दे रहा हूं, पहले एक एग्जांपल फिर दूसरा एग्जांपल, ठीक है? एक एक एग्जांपल, ज्यादा जम नहीं मारेंगे अपन, ठीक है? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है? 10, 8 और 6√2 और एंगल 45 डिग्री दिया हुआ, ठीक है? यहां पे मुझे चाहिए a प्लस बी प्लस सी डायरेक्टली यूजिंग कंपोनेंट मेथड। रिजल्टेंट वेक्टर मुझे चाहिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। चलो सब लोग सुनो एक बार, सब लोग यहाँ पे देखो, ये 10 है, ये 8 है, सी वेक्टर। मुझे पहले तो बताओ यहाँ पे धोखा कौन दे रहा है? सी। देखो एक बार अभी कोई भी कुछ भी लिखेगा नहीं, कोई भी डिस्कस नहीं करेगा, कोई भी लिखेगा नहीं, सिर्फ यहाँ पे देखो, ठीक है? मैं इसके बाद और एक क्वेश्चन दूंगा पहले। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो मेरा एक्स एंड वाई एक्सिस बनाना बहुत जरूरी होता है ना इसमें, तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, मेरा वाई एक्सिस हो गया, बराबर? अब इसमें एक चीज देखा, ए है, बी है और ये सी धोखा दे रहा है, बट सी को मैंने 2 वेक्टर में तोड़ा। कौन सा? सी एक्स प्लस सी वाई, ऐसा करके सी को तोड़ दिया मैंने। मतलब अभी मैं कितने वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं? 4। तो आपको लगेगा भाई 4 वेक्टर को ऐड करना क्या है? डिफिकल्ट है, बट एक्चुअली क्या है वो? इजी, क्योंकि सारे के सारे वेक्टर्स क्या हो रहे हैं? पैरेलल या एंटी पैरेलल या परपेंडिकुलर। मतलब ये सी वेक्टर 6√2 का है। अब इस सी वेक्टर को मैंने तोड़ा 2 में, तो एक क्या हो जाएगा? सी एक्स, दूसरा क्या हो गया? तो सी एक्स मतलब क्या? ये एक हो जाएगा, मतलब ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन या रिजोल्यूशन। तो इफ I take the projection of vector C on x axis, I will get x component. If I take projection of vector C on y axis, I will get y component. ऐसा करके बोलेंगे बाद में, ठीक है? ये हो गया मेरा cx component, ये क्या हो गया मेरा? cy component। अब cx component है कितना में से? ये 6√2 45, तो इसको क्या बोलते हैं? 6√2 cos 45, ये 6√2 sin 45। अब ये सब कुछ आपने किया होगा, मैं जस्ट बता रहा हूँ। 6√2 cos 45 मतलब 6√2 इंटू 1/√2, √2 कैंसिल, कितना? 6। यहाँ पे 6√2 इंटू 1/√2 6, ठीक है? तो ये भी 6, ये भी 6, तो इसकी लेंथ आ गई 6, इसकी भी लेंथ आ गई 6। अब मुझे तो cx एंड cy कर दिया, तो c का कुछ काम है? c ये दोनों से बने ना, मतलब c तो अभी क्या कर दिया? चला गया। अब मैं किसको ऐड कर रहा हूं बताओ मुझे? ये और ये। अब 2 एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? सबट्रैक्ट। ये भी 2 एंटी पैरेलल, सबट्रैक्ट। तो अभी मेरे पास तो क्या है ना, कलर्स है अलग अलग। आपके बुक में वो कलर नहीं होते, तो इसलिए आप ना, समझ रहे हो? तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा, बट आपको ये तो बाजू में ऐसा ड्रॉ करके भी डायरेक्ट लिख सकते हो आप। ये 10 है और 6 है, तो कितना बचा यहां पे?
नहीं 10 और 6 4, ये 8 और 6 कितना बचा है यहाँ पे? आपको समझ में आया कि नहीं? अब ये 4 और 2 6 मत बोलो, ये 4 और 2 को 6 बोलेंगे क्या? नहीं, ये दोनों क्या है? हाँ नहीं ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स है ना, परपेंडिकुलर मतलब क्या? हाँ कॉन्करेंट तो है, ठीक है, तो ये पाइथागोरस लगेगा। तो ये 4 8 2 है, तो 4 और 2 देखो ध्यान में रखना, कोई रिजल्टेंट ऐसे मत ड्रॉ करो 4 टेल हेड, रिजल्टेंट कैसे होगा? पहले का टेल और हेड, मतलब इस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरीके से दिखेगा ऐसे, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ कितना? 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ कितना? 20। समझ में आया? और ये अल्फा है, तो मुझे तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? हाँ, सो एंगल दिस आर वेक्टर मेक्स विथ x एक्सिस कितना है? tan अल्फा विच इज 2/4 विच इज इक्वल टू क्या? 1/2। अब tan अल्फा 1/2 को अल्फा की वैल्यू पता नहीं होती, कैलकुलेटर हम लोग यूज तो करते नहीं है, या लॉग टेबल वगैरह अपन यूज नहीं करते, बोर्ड्स में करते हैं, हम लोग नहीं करते, ठीक है, मतलब जेई नीट सीईटी में नहीं करते। तो ध्यान में रखना, डायरेक्टली tan अल्फा इक्वल टू 1/2 करके उसको रख देने का। सबको समझ में आया? अरे भाई सबको समझ में आया? आपको तो आपका मेजर फिजिक्स का काम हो चुका है यहाँ पे। आपको मैं अभी वर्कशीट सबको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन में जो लोग बैठे हैं उनके पास वर्कशीट नहीं होगी, ठीक है, तो इसीलिए मैं वर्कशीट आपको अभी दूंगा। जो होमवर्क कुछ क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट लेक्चर में उसको पीपीटी के ऊपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, और ग्रुप में भी आपको वर्कशीट बाद में मिल जाएगी, ठीक है। तो आज कोई वर्कशीट सॉल्व नहीं, नेक्स्ट लेक्चर से अपनी क्या होगी? वर्कशीट वगैरह अपन सॉल्व करेंगे, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वगैरह। अभी यहाँ पे अपन हाफ वे में पहुंचे स्केलर वेक्टर के, मेन काम हो चुका है स्केलर वेक्टर का। उसके बाद का जो काम है ना वो अलजेब्रा काम है, वो इजी है। आगे के तीन या 3 से 4 जो भी लेक्चर में लूंगा वो सारे के सारे इजी वाले लेक्चर है। बट जिन्होंने मेरे अब तक के कुछ लेक्चर्स मिस किए, लेक्चर नंबर 1 और 2, ये थर्ड लेक्चर एक्चुअली ऑफिशियली, थर्ड लेक्चर अपना तो पिछले वाला चालू करने के पहले ही खत्म हुआ था, ठीक है। तो ये एक्चुअली थर्ड लेक्चर है। तो 3 लेक्चर स्केलर वेक्टर के हो चुके हैं अपने, ठीक है। वो अपने जनरली जो लेक्चर्स ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर्स का होता है। जो फुल फ्लेज में जब लेक्चर होंगे आपके 3 आवर्स का एक लेक्चर होता है। ये आपका 1.5 से 2 घंटे वाला लेक्चर है, ठीक है। ड्यूरेशन बाद में बढ़ेगा, 3 घंटा होगा, ठीक है। आपके बैच में और आई थिंक जून 2nd वीक में आपके 2 लेक्चर्स भी जाएंगे दिन में 2 लेक्चर्स ऐसा भी जाएगा, ठीक है। अभी नहीं, क्योंकि अभी ये वीक और नेक्स्ट वीक अपन थोड़ा सा रुकेंगे, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल 2 पे जाते हैं, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है अब तक? कंफर्म नहीं है? चलो अब एग्जाम्पल 2 आप लोग करोगे सब लोग, एग्जाम्पल 2, ठीक है। अब ध्यान में रखना, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के जगह ना मैं यहाँ पे अभी F1 F2 F3 वेक्टर्स डालता हूँ। फोर्सेस वेक्टर्स तो सेम ही है ना, बस वही है, फिजिक्स में क्या आएगा वो फोर्स बन के आएगा, ठीक है। तो मैं फोर्स वेक्टर्स वगैरह डालता हूँ, ठीक है। देखो एक बॉटल है, उसके ऊपर एक फोर्स ऐसे लगाया, फिर किसी ने फोर्स ऐसे लगाया, किसी ने फोर्स ऐसे लगाया, ऐसे लगाया। तो F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया और F4 हो गया, ठीक है। ओके, सबको लेंथ समझ में आए? ये क्या है? ये इसकी लेंथ कितनी है? 8, इसकी लेंथ 5√3, 4√2 और 10, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? F1
प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। मुझे रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा वो चाहिए। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, मतलब वो tan अल्फा बेसिकली निकाल के रखो। 17 रूट कितना? रूट 17। रूट 17 है। किसी कुछ अलग आया? अलग आएगा, क्योंकि अलग आया सपोज तो मतलब कुछ ना कुछ क्या किया अपन ने, मिस्टेक। ये कितने वेक्टर्स को ऐड, एक मिनट सॉरी, ऑनलाइन में कितना है गाइस? ऑनलाइन में चैट बॉक्स में डालो। ठीक है, अभी सब लोग देखो यहाँ पे, अब सबसे पहले चीज इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। F1 F2 F3 F4 कितने फोर्सेस है? 4। अब कोई बॉडी के ऊपर 4 फोर्सेस लगे, और जैसे मेरे ऊपर 4 फोर्सेस लगे, तो अभी मैं कहां पे जाऊंगा? जहां पे क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा। किस डायरेक्शन में होगा पता नहीं है, वो कैसे निकालने का है। तो अभी कितने वेक्टर्स को ऐड करना है अपने को? 4, बट एक्चुअली 4 नहीं, कितने? 6, क्योंकि F3 के कितने कंपोनेंट थे? 2, तो इसके 2 F3 का x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट, फिर इसके 2 F4 का x कंपोनेंट एंड F4 का y कंपोनेंट। कितने हुए यहाँ पे टोटल? अभी 4 हुआ ना, मतलब ये 4 और ये 2, कितने? 6 सारे पैरेलल एंटी पैरेलल। बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक तो किया होगा, अपन देखते पहले। ये 45 डिग्री 4√2 है, तो इसका ये कंपोनेंट कितना हुआ? 4√2 cos 45 कितना? 4√2 sin 45 4। तो ये F3 तो चला गया। ठीक है, अब F4 ये 10 है 60 है, तो ये कितना हुआ? 10 cos 60 मतलब कितना? 5, और 10 sin 60 5√3। भाई ये समझ में? F4 भी कैंसिल। अब मुझे बताओ कितने बचे? यहां पे क्या है? 8 4 5√3, और यहां पे भी क्या? 5√3। आप देखोगे ना, 4 + 5√3 - 5√3, 5√3 क्या हो गया? कैंसिल। तो देखो, आप चाहिए तो, क्योंकि आपके बुक में वो लिखना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए अलग से डायग्राम बनाओ चाहिए। तो इधर बाजू में ऐसे, इधर कितना बचा? 5√3 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 4। उधर तो ऊपर सिर्फ 4 ही बचा है, बराबर। अब यहां पे देखो, ये 5 और 4 ये दोनों क्या थे? पैरेलल, मतलब क्या करेंगे? 9 ऐड, और ये और ये क्या था? एंटी पैरेलल, मतलब क्या? सबट्रैक्ट। तो 5 + 4 कितना? 9 -8 1। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो 1 ऐसे बनाओ। अब ये 4 और 1 रिजल्टेंट कहां पे आएगा? 4 को क्या करेंगे? शिफ्ट। 4 को ऐसे शिफ्ट करेंगे, और रिजल्टेंट जो होगा वो वही इधर से इधर। कितना हुआ वो? √ कितना? 4² + 1², तो √ कितना? 17। ये मेरा आंसर है। तो √ 17 इसका आंसर है। आपको समझ में? √ 17 न्यूटन। तो ये सब कुछ 8 न्यूटन, फिर इसमें बाद में 8 न्यूटन वगैरह सब कुछ आएगा, तो आपका काम हो जाएगा। आपको सबको समझ में? अब यहाँ पे मतलब इन शॉर्ट रिजल्टेंट ऐसे करके आप इधर ड्रॉ कर दोगे, ठीक है? 1 and 17 ऐसा करके जो भी रिजल्टेंट होगा मैं यहाँ पे ड्रॉ करके रखता हूँ। ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स है। कितना? √ कितना? 17। सबको समझ में आया? अभी एक मिनट, ये वर्कशीट सब लोग ये वर्कशीट जस्ट पास कर लो, पास कर लो लोग। पास एक ही है, पास कर लो। ठीक है,
अभी वेक्टर्स के इस वर्कशीट को देख के अभी आप कुछ टेंशन मत लो, ठीक है। इसका काम अपने को नेक्स्ट लेक्चर से आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में जो भी पढ़ाऊंगा मैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को ऐसी टाइम आने के लिए दे सकता हूँ, ठीक है। आए नहीं आए, हाँ तो तुमको दिए थे ना, तो हाँ ठीक है, कट टू कट आएगा। हाँ बचा है ना, ठीक है, ओके। सब लोग देखो, और ऑनलाइन में गाइस, ऑनलाइन में वर्कशीट जो है वो आपको ग्रुप पे डाला जाएगा आपके, ठीक है, वो देख लेना। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं पीपीटी पे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, वर्कशीट्स के क्वेश्चन पीपीटी में ऑलरेडी टाइप रहेंगे तो वो अपन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एक चीज सिर्फ इसको मैं क्विकली समराइज करता हूँ आज के लेक्चर को, ठीक है। क्विक समरी वर्कशीट आपको मिल जाएगा गाइस, मैं अगेन वापस बोल रहा हूँ, वर्कशीट आपको मिल जाएगा सबको, ठीक है। क्विक समरी देखो लेक्चर की। मुझे बताओ अभी अपने फिजिक्स में कितने लेक्चर्स हुए? रफली 3-3.5 लेक्चर टाइप्स, 3 लेक्चर हो गया, ऐसे पकड़ लो। 3 लेक्चर मतलब आपने काफी कंटेंट पढ़ लिया, ठीक है। एक चीज आपको समझ में आई, बचपन में जो 10th में जो लेक्चर्स आप अटेंड करते थे और अभी में क्या फर्क है? नहीं, जिन्होंने मेरा पहले कोरल बैच वगैरह नहीं, जो नए लोग अभी जो है, क्या फर्क दिख रहा है आपको? डिफरेंस क्या है? इवन आईसीएसई में होंगे या स्टेट बोर्ड में होंगे, कहीं पे भी होंगे, डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या दिखता है यहाँ पे? फिजिक्स आपने पढ़ा होगा ना पहले भी, तो वो फिजिक्स में और ये फिजिक्स में क्या फर्क दिखता है? हाँ, यहाँ पे फिजिक्स मैथ्स ओरिएंटेड है, डेफिनेशन ओरिएंटेड है क्या? कोई डेफिनेशन में लिखवा के दे रहा हूं, यहाँ पे कोई भी डेफिनेशंस नहीं है। तो डेफिनेशंस उसको अच्छे से लिखना, फिर मैं उसका एकदम ऐसा स्केलर क्या होता है उसका एक डेफिनेशन, फिर वेक्टर क्या होता है उसका डेफिनेशन, फिर उसके बाद उसको कुछ मैं लिखवाऊंगा, फिर वो कुछ करूंगा। ये 11th-12th में नहीं होता, सॉरी 11th-12th में होता है बट अपने क्लासेस में नहीं होगा। मतलब जेई और नीट, आप सब जेई नीट सीईटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये नहीं होता। हाँ, 90% प्रोफेसर अभी भी डेफिनेशन लिखवा के देते हैं 11th-12th में, जो आप 10th में करते हो ना, 11th-12th में भी डेफिनेशन लिखवा के देते हैं, ठीक है। वो वैसे भी जेई नीट सीईटी के भी क्वालिफाई, सीईटी कर लेंगे एक साथ एक बार में, बट जेई नीट नहीं हो पाता। आईआईटी तो भूल ही जाओ, या नीट में एकदम अच्छा रैंक भूल जाओ, ठीक है। तो आपको एक चीज समझना है, आपको सपोज फिजिक्स सही तरीके से करना तो आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, दोनों के लिए, नीट वालों के लिए भी और मतलब मेडिकल वालों के लिए भी और इंजीनियरिंग वालों के लिए। मैथ्स ही था ना यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने हमेशा एक चीज देखी है, अपन क्वेश्चन सॉल्व करने के क्या बताता हूं, अप्रोच, कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि फाइनली अपने को क्या करने है सॉल्व यहाँ पे, क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच के ऊपर ही अपन बात करते रहेंगे हमेशा। मेरा पूरा का पूरा, मेरे जो पूरे जितने भी लेक्चर्स जाएंगे आगे, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच। हाँ, अब वही चीज मतलब अपने आजू बाजू में तो क्लासेस बहुत सारे, या आपके दोस्त इधर उधर क्लास में जा रहे होंगे, वहां पे आपको उनको डेफिनेशंस लिखवाए जा रहे होंगे, ऐसा कुछ चीजें, तो वो चीजें मेरे अपने इसमें नहीं दिखेगी, क्योंकि अपन प्योरली जेई नीट सीईटी ओरिएंटेड पढ़ाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाइज। हाँ, 12th स्टैंडर्ड में जाके नेक्स्ट ईयर पूरा का पूरा 1 से सवा साल, मतलब अराउंड अगस्त तक, नेक्स्ट अगस्त तक हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे। मतलब आप कंसेप्चुअली सही हो जाओगे, लॉजिकली सही हो जाओगे, ठीक है। वो होने के बाद नेक्स्ट ईयर में जब अगस्त सितंबर में अलग से हम लोग बोर्ड्स, क्योंकि देखो 12th के बोर्ड में भी मार्क्स आने चाहिए ना। इस बार भी देखो 12th के बोर्ड का रिजल्ट बहुत ही खराब है, पता है कि नहीं? 12th के बोर्ड के रिजल्ट में सबकी हालत खराब की ये लोग, मतलब गवर्नमेंट ने, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट को तो बदला तो लेना है ना, क्योंकि कोई भी कॉलेज अटेंड नहीं करता, सबको क्या चाहिए, इंटीग्रेटेड। तो लोग तो गवर्नमेंट को तो चाहिए ही ना कुछ, ठीक है। हाँ, बट सिंपल सी बात है, जिनको 45% प्लस होता है वो सीईटी में एलिजिबल हो जाते हैं। तो सीईटी मतलब नॉर्मल लेवल में आपको सब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो 45% प्लस, नीट में 60% प्लस लगता है बोर्ड्स में। बोर्ड्स मतलब डेफिनेशन लिख के। तो अपने को, मैं ऐसे नहीं बोला आपको 60 लाना है, 45 लाना है, आपको एटलीस्ट 80% तो आना चाहिए। 99.9% ला के कुछ फायदा नहीं है बोर्ड में। आपको 99% भी आया बोर्ड्स में, 12th के बोर्ड्स में, बट आपने जेई नीट क्वालिफाई
नहीं की तो आपको एडमिशन तो मिलने ही वाला नहीं है। तो आपका एडमिशन जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में होगा, वो किसके ऊपर होगा? जेई नीट, सीईटी, इवन नाटा वगैरह जो भी एग्जाम्स है अलग अलग, उनके ऊपर होगा। बट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, मतलब बोर्ड में एक परसेंटेज लाना जरूरी है, और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जनरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो कम होता है, जैसे नॉर्मल इंजीनियरिंग स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए वो 45% होता है, पीसीएम में वगैरह 60% नीट वालों के लिए होता है। बट अपन कितना लाएंगे? 80+, तो लाना तो पड़ेगा ना, 80+ लिखने के, लिखना तो पड़ेगा, डेफिनेशन लिखना तो पड़ेगा। तो वो सब कुछ डेफिनेशन वगैरह कब करेंगे अपन? जब पूरा का पूरा अपना ये जेई नीट का सिलेबस खत्म हो जाएगा नेक्स्ट अगस्त में, अगस्त सितंबर से। तब तक देखो यार, जिंदगी में 15 साल बचपन में आपने रट्टा ही मारा है, अब वापस 1 साल रट्टा ही मारोगे तो जिंदगी में कुछ अलग करोगे क्या? नहीं ना, जहां पे थे वहां पे ही रहेंगे ना। तो अभी थोड़ा सा लॉजिक सीखोगे कैसे होता है, कैसे न्यूमेरिकल्स को अप्रोच कर सकते हैं, थोड़ा सा जेई लेवल का पढ़ो। देखो जेई लेवल का जिसको नहीं पढ़ना है, नीट लेवल का नहीं पढ़ना है, इवन सीईटी में अच्छा नहीं करना है, तो अपने बिल्डिंग में 5 क्लासेस और है, तो आप वहां पे जाके आराम से सीईटी बोर्ड्स पढ़ सकते हो। बट एकदम सिंपल, अपने लेक्चर में अभी आप बैठे हो, थोड़ा सा एक अपर लेवल पढ़ने का ट्राई तो मारो। क्या ये आया कि नहीं आया आपको? समझ में आया ना? तो आप हर कोई कर सकता है। ये सिर्फ जेई डिफिकल्ट है वो, मतलब कोटा बेस्ड कोचिंग क्लासेस फैला देता है कि भाई जेई बहुत डिफिकल्ट है। एक्चुअली ऐसा है नहीं, जेई नीट डिफिकल्ट नहीं है, आप सही तरीके से करो। और फिजिक्स है तो मेरा पहला काम है फिजिक्स को इजी करना। अब 4 से 5 महीना मैं पूरा का पूरा जब पढ़ाऊंगा तो आपको फिजिक्स का पूरा टेक्निक समझ में आएगा कि ओके इस तरीके से करना है। हाँ, बट आपको करना पड़ेगा, मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस, ये सब कुछ आना चाहिए, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। मैं क्या बोला, हम लोग विल स्टार्ट फ्रॉम कितने लेवल, कौन सा लेवल? 0, एकदम 0 नहीं, माइनस लेवल के लिए हमने 9-10 के भी कुछ मैथ्स के फाउंडेशन लेक्चर्स वगैरह रखने वाले हैं। वापस आप सब लोग का मैथ चेक होगा, अभी और थोड़े से स्टूडेंट्स आने तो फिर और मैथ्स चेक होगा। अभी 4th बैच जो बनेगी और इसके आगे की बैच, उसमें तो अभी बोर्ड्स के लिए वेट करना, रिजल्ट के लिए बहुत सारे कि बोर्ड का रिजल्ट देखेंगे, फिर उसमें कितना परसेंट जाएगा उसके हिसाब से, तो बहुत सारा। जून में पूरा एक बैच बनता है, जुलाई में भी बनता है, ठीक है। तो उधर तो बहुत ऐसे लोग आएंगे कि जो 9, 10th, 8, 9, 10 कोविड में तो हालत खराब हुई है, 9, 10 में भी पूरी की पूरी हालत खराब हुई। और मैं एक चीज, अभी आप अटेंड कर रहे हो ना 1 हफ्ते से, बोर्ड के रिजल्ट में किसी को भी कम परसेंटेज है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको दिख गया होगा। इसमें कुछ बोर्ड का कुछ फर्क पड़ने वाला है, इसीलिए बोर्ड में आपको सपोज 95% भी आया, ठीक है, या बोर्ड में आपको 70% भी आया, अपने लिए उसका कोई मायना नहीं है भाई। 99 वाला भी डूबता है आदमी और 70% वाला भी आईआईटी में जाता है, क्योंकि अप्रोच ही पूरा का पूरा क्या है, अलग है। अप्रोच पूरा का पूरा अलग है। ये अप्रोच जिसको अच्छा लगता है, जो अभी से काम करना चालू करता है, अभी से, ठीक है, वो आगे जाता है। तो अभी जो भी आपने बचपन में किया है, मतलब मैं बोलता हूं हमेशा पाप किया है, उसको धोना है आपको आगे के 2 साल में, ठीक है। हाँ, वो धोने के लिए, वो साफ सफाई करने के लिए हम आपको काम, हम तो हेल्प करेंगे, बट वो आके आपका ही काम है, ठीक है। चलो।